अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो चलें बिना देर किए हम शुरू करते हैं पार्ट 9। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बाबा, ये आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मिसेस आबदी ने हैरानी से कोट सूट में नक्सक से तैयार शहरी को अपने साथ चलते देखकर इस्तफसार किया था। आपके साथ मॉम? वो एक स्टाइल से मुस्कुरा कर गोया हुआ था। मेरे साथ? आपको मालूम है मैं कहाँ जा रही हूँ? यस, मैं जानता हूँ आप परिस्तान जा रही हैं जहाँ बेहद क्यूट परियों की मलका रहती है। यू नो, क्वीन ऑफ फेरी। माय गॉड शेरी, मैंने कहा था ना, वहां मैं आपको साथ नहीं ले जा सकती। आप क्या करेंगे वहां जाकर? वो बेटे की इस ख्वाहिश पर जज्बस होकर गोया हुई। जो तस्वीरें आप लेकर जा रही हैं, मैं वहां जाकर उनको अपने हाथों से देना चाहता हूँ। कितने जूते पड़ेंगे आपके, जो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। फैयाज भाई की जो मदर है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वेल मम्मा, आप मुझे लेकर तो जाएं, मैं उनके भी इतने ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स बनाऊंगा। वो शट अप शेरी, वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। वो बेहद सख्त मिजाज और रिवायत पसंद खातून है। वो इन सब बातों को पसंद नहीं करती हैं। अभी तो मुझे जाकर उनसे एक्सक्यूज करना पड़ेगी आपकी इस हरकत की। वो संजीदगी से गोया हुई थी। डोंट वरी मॉम, आप परेशान ना हो, वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं राजी कर लूंगा उनको। प्लीज शेरी, बात समझने की कोशिश करें। ओके, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। वो गहरा सांस लेते हुए गोया हुआ। कोई ऊट पटांग बात नहीं होगी। आप उनको डिनर पर इनवाइट करके आएं और उसको स्पेशली इनवाइट मेरी तरफ से कीजिएगा। मैं ये वादा नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। फिर मुझे रास्ता अपने लिए खुद क्लियर करना पड़ेगा। उसने उनकी जानिब देखते हुए जोमानी लहजे में कहा। शेरी प्लीज बी सीरियस, आपको लड़कियों की कमी नहीं है। एक आम सी लड़की के पीछे क्यों ख्वार हो रहे हैं? आम सी लड़की? वो मुतहैयर था। उसको मेरी निगाह से देखें, पूरे वर्ल्ड में उस जैसी लड़की नहीं है। उसके अंदाज में बेखुदी थी। शहरी की बहुत कोशिश के बावजूद भी मिसेस आबिदी उसको अपने साथ लेकर नहीं गई थी और हस्बे आदत अपनी बात को रद्द किए जाने पर वो रूम में बंद हो गया था। मूड बुरी तरह ऑफ था उसका। उसने लॉकर से परी की तस्वीर निकाली थी। उसके एक एक नक्श को वो गौर से देखता रहा। कुछ बड़बड़ाता भी रहा। फिर उसने सिगरेट निकाली, एक के बाद दीगर कई सिगरेटें फूंक डाली। दिल फिर भी उसका बेचैन ही रहा था। उसने परी की तमाम तस्वीरें उठाकर कोट की जेब में रखी और कार की चाबी उठाकर रूम से निकल आया था। बाबा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मुलाजिम ने उसकी गैर होती हालत को देखकर खौफजदा लहजे में पूछा। आप इस हालत में कार ड्राइव मत करें साहब। शट अप यू नॉनसेंस, वो उसे डांट कर आगे बढ़ गया। फराज साहब का सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। भाई ने उसे फौरन सिडनी पहुंचने को कहा था। दिल तो पहले ही उसका मलालो तासुब की जद में था। उसके आंसू भी दादी को पिघला ना सके थे कि वो पहले एक ऐसे ही फैसले से चोट खाए बैठी थी। उसने बेहद कोशिश की दादी के फैसले को समझने की, मगर नामालूम ऐसा क्या था कि वो एक गहरी खामोशी की जद में आ गया था। ये मैं क्या सुन रही हूँ तोरुल? तुम सिडनी जा रहे हो? सबसे ज्यादा दादी को ही फिक्र हुई उसके जाने की। जी दादू, कुछ अचानक काम आ गया है, मैं जल्द वापस आऊंगा। खैरियत तो है ना? तो तू कहीं नाराज होकर तो नहीं जा रहा है? उसका चेहरा हाथों में थाम कर गोया हुई। आपसे नाराज होकर कैसे जी सकता हूँ? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? ऑफिस जा रहा हूँ, कल की फ्लाइट है मेरी। अच्छा जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। ना मालूम क्यों तुम मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई बात है क्या बेटा? वो जिस बात को सबसे छुपा रहा था, सबकी परेशानी के ख्याल से, वो अम्मा उसके चेहरे से भाप रही थी। आप परेशान मत हो, बस अचानक बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ गया है, इसलिए फिक्र हो रही है। वो उनको तसल्ली देकर बाहर निकल आया था। ये हकीकत थी कि फराज साहब उस पर बेहद रौब कायम किए हुए थे, और इस रौब में वो मोहब्बत और शफकत भी थी जो एक बेहतरीन जिम्मेदार बाप में मौजूद होती है। उनके सीरियस हादसे की खबर ने उसे सख्त बेचैन कर डाला था। वो इसी सोच में गुम कार ड्राइव कर रहा था। मैन दूसरे साइड से आने वाली कार उसकी कार की तरफ लहराती हुई बढ़ी थी और दूसरे लम्हे वो कार उसकी कार से टकरा गई थी। तुगरुल ने बर्क रफ्तारी से कार को टर्न दिया था, जिसके बायस वो किसी बड़े हादसे से बच गया था और सामने आने वाली गाड़ी बोनट से टकरा कर रह गई थी। तुगरुल कार से बाहर निकला तो दूसरी कार से वो शख्स भी बाहर निकला था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। आई एम सॉरी ब्रदर, वो उसके शाने पर हाथ रखकर माजरत भरे लहजे में गोया हुआ। तुगरुल ने उसकी हालत से अंदाजा लगाया कि वो ड्रिंक किए हुए है। ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए मिस्टर, इस तरह आपके साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?
اس نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینکس۔ وہ اسے مصافحہ کر کے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ اس دوران اس کی جیب سے ایک لفافہ نکل کر گرا تھا جس سے وہ بے خبر ہی رہا تھا۔ تغرل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے غیر ارادی نگاہ اس طرف ڈالی تھی جہاں سے وہ کار گزری تھی۔ اس جگہ ایک لفافہ پڑا تھا۔ اس نے چونک کر دوسری جانب دیکھا تو وہ کار ہواؤں کے دوش پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا اس لفافے کو نہ اٹھائے، نہ معلوم کیا تھا اس میں اور وہ کہاں اس اجنبی کو ڈھونڈتا پھرے گا، مگر پھر اس کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ اپنا اس طرح گزر جانا اس نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھایا اور جیب میں بنا دیکھے ڈال کر کار کی طرف بڑھایا۔ مسز آبدی دانشمند اور جہاں دیدہ خاتون تھی۔ فیاض صاحب کی فیملی سے پرانے مراسم کے باعث وہ گھر کے ماحول اور خصوصاً اماں جان کے رکھ رکھاؤ، باروب اور پرجلال شخصیت سے بخوبی واقف تھیں۔ شہری اگر ان سے پرمیشن لیتا تو وہ کبھی بھی اسے پارس کی تصویریں بنانے کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ واقف تھیں۔ شہری کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کو فیاض کی فیملی میں پسند نہیں کیا جائے گا اور ان کا اندیشہ درست ثابت ہوا جب اماں جان نے فون کر کے بغیر لحاظ کیے خری خری سنائی اور حکم بھی صادر کیا کہ وہ پری کی تمام تصویریں لے کر گھر آئیں، اور آج تصویریں ملتے ہی وہ فوراً ان کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ شہری کی شدید اصرار کے باوجود اس کو ساتھ اس لیے نہیں لیا کہ کہیں اماں جان مزید تیش کا شکار نہ ہو جائیں، مگر وہ جتنی خوفزدہ ہو کر گئی تھی، اماں جان نے بہت نرم و محبت بھرے انداز میں اس کا استقبال کیا، بڑے روایتی انداز میں ان کی آؤ بھگت کی۔ ریئلی آنٹی، میں بڑی خوفزدہ تھی، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئی اماں جان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ ارے کسے خوفزدہ ہو کر آئی تھیں بیٹا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ آپ سے آنٹی، یقین جانیے، شہری نے میری بنا اجازت ہی پری کی فوٹو کھینچ لی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ ہونے دیتی۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب ناپسند ہے، تمہارے بیٹے نے کی تو بہت ہی نامعقول حرکت، لیکن تم نے اور عابد نے جس انداز میں معذرت کی اور اب تمہارا اس طرح یہاں ان تصویروں کو لا کر دینا مجھے مطمئن کر گیا ہے۔ بہت شکریہ آنٹی، مجھے اور عابد کو آپ نے اپنا سمجھا۔ شہری کی اس حرکت کو درگزر کر کے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے۔ دراصل شہری پڑھائی کے سلسلے میں ہم سے دور رہا ہے، غیر ملک اور غیر لوگوں میں رہ کر وہ اپنی اقدار اور روایات کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اب یہاں آ گیا ہے، میں اس کی تربیت کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ کافی پیتی ہوئی آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ نیک ماں باپ کی اولاد ہے، وہ اس بچے کو سمجھاؤں گی، اپنے ماحول سے روشناس کراؤں گی تو سب سمجھ جائے گا۔ اماں جان کو ان کی عاجزی و تابعداری نے خاص متاثر کیا تھا۔ مستضاد ان کا وعدے کے مطابق تصویریں لانا ان کا غصہ زائل کر چکا تھا۔ آنٹی، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو میں ہر مشکل مرحلے سے بآسانی گزر جاؤں گی۔ پری کہاں ہے؟ وہ سلام کر کے گئی ہیں تو پھر نہیں آئی ہیں؟ وہ وہاں خاموش بیٹھی صباحت سے گویا ہوئی۔ وہ کہاں جائے گی؟ ہوگی اپنے روم میں۔ اماں کی موجودگی نے ان کو کوئی سخت جملہ کہنے سے باز رکھا۔ کچن میں ہے پری، میرے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی ہے۔ امیزنگ، پری کوکنگ کر لیتی ہیں؟ وگرنہ آج کل تو لڑکیاں کچن کے نام سے ہی گھبراتی ہیں۔ ان کے لہجے میں ستائش تھی۔ میری پری ہر وہ کام کرتی ہے جس کام سے آج کل کی ہڈ حرام لڑکیاں جان چھڑاتی ہیں۔ بے حد سگڑ اور سلیقہ مند ہے میری پری۔ ان کی تعریفی انداز پر صباحت کے چہرے کے نقوش میں بیزاری و غصہ جھلکنے لگا تھا۔ مسز آبدی کی آمد غیر متوقع ہوئی تھی۔ عادلہ اور عائزہ اپنی خالہ کے ہاں گئی تھیں۔ ان کو پہلے ہی یہ ان کی آمد اور عادلہ کی غیر موجودگی سے دھچکا لگا تھا۔ دوئم ان کو پری کی طرف ملتفت دیکھ کر ان کے اندر غم و غصے کا ہیجان سا برپا ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، صورت و سیرت میں یکتا ہے پارس۔ آپ انہیں یہاں بلوائیں تو میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، مگر اس گھر کے در و دیوار پر کچھ زیادہ ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ صحن تلے کھڑا نیم کا درخت ساکت کھڑا تھا، اس کی لاتعداد ٹہنیوں میں سجے بے شمار پتوں کو بھی گویا سکتا سا ہو گیا تھا، جو ذرا بھی جنبش نہیں کر رہے تھے۔ ہر سو عجیب اداسی و خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ماں رخ چند لمحے صحن میں کھڑی رہی، بے حس و حرکت۔ اس کی دھڑکنوں کی صدا کانوں میں گونج رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں فتح مندی کی چمک۔ وہ کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کی خوشگواریت کو محسوس کرتی رہی، اس کا رواں رواں مسرت کی لے پر جھوم رہا تھا۔ کچھ دیر تک کھڑی وہ اپنے گھر کی ہر شے کو حقارت سے دیکھتی رہی، پھر ان چھوٹی دیواروں اور کچے پکے صحن والے گھر میں اسے بچپن سے کوئی انسیت نہ تھی۔ وہ حسین تھی اور بچپن سے اسے اس حسن کا احساس دلایا گیا تھا، اور یہ بھی احساس پختہ کیا گیا تھا کہ وہ اس گھر کے قابل نہیں ہے۔ اس جیسی حسین لڑکی کو کسی بادشاہ کے ہاں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ وہ جھونپڑی میں نہیں، محل میں رہنے کے قابل ہے۔
حسن وہ پردہ ہے جو اگر عورت کی عقل پر پڑ جائے تو اس سے پھر اچھائی و برائی، نیکی و بدی کی تمیز چھین لیتا ہے۔ وہ یہ پردہ ماہرو کی عقل پر بچپن سے پڑا ہوا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور طویل ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ خود غرض و خود پرستی کی انتہاؤں کو پہنچ گئی تھی۔ اپنے سوائے اس کو کسی کی کوئی پرواہ تھی نہ محبت، کسی کی بھی زندگی سے بڑھ کر محبت کرنے والے والدین، خود سے بڑھ کر چاہنے والے چچا چچی، چاہتوں کی حدوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا گلفام، کسی کی بھی چاہت اس کا راستہ نہ روک سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے صرف وصول کیا تھا، کچھ دینے کی عادت نہیں تھی اس کی، اور پھر بھی وہ زندگی سے خفا رہتی تھی، اپنوں سے نالا رہتی تھی، سب کچھ پا کر بھی تہی داماں کی شکایت تھی۔ خواہش کے گھوڑے اس کے بے لگام ہو چکے تھے، اور وہ آرزوؤں کی کھائی میں گرتی چلی گئی تھی۔ اوہ، یہ کیا کر رہی ہوں میں؟ اتنی مشکل سے یہ گولڈن چانس آیا ہے، اور میں یہاں فضول میں بیٹھ گئی ہوں۔ مجھے اس گھر میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس گھر کے لیے نہیں بنی ہوں۔ میں تو محلوں میں رہنے والی شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ساحر ایک شہزادہ ہی تو ہے جو مجھے پہچان گیا ہے اور لے جا رہا ہے مجھے اپنے دل کی شہزادی بنا کر، اپنے محل کی ملکہ بنانے، جہاں ہر جگہ میری ہی حکمرانی ہوگی۔ اس کو ایک دم ہی خیال آیا تھا، اور وہ مسرور انداز میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر وہ پہلے ہی تمام زیورات اور عروسی ملبوسات جو اس کی شادی کے لیے تیار کیے گئے تھے، تمام سامان رکھ کر وہ سوٹ کیس چھپا چکی تھی۔ اس نے بیڈ کے نیچے سے سوٹ کیس نکال کر احتیاطاً سامان چیک کیا جو اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے ساحر کو فون کیا اور بتایا کہ وہ تمام سامان لے کر تیار ہے۔ یہ کیا حماقت ہے، تم نے گھر سے کچھ لے کر نہیں آنا ہے، سمجھی؟ دوسری طرف سے وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مسنا نے صفدر جمال کی طرف دیکھا۔ 1.5 ماہ کا عرصہ وہ لندن میں گزار کر آئے تھے، اور پہلی بار وہ بے حد اپسٹ اور رنجیدہ تھے۔ سعود نے آنے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ وہ ان کے اصرار سے تنگ آ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا تھا، اور کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کی واپسی کے بعد وہ خود واپس اپنے اپارٹمنٹ آ جائے گا۔ ان کو لندن سے واپس آئے کئی دن ہو گئے تھے، مگر ان گزرے دنوں میں بھی ان کی سنجیدگی اور رنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ کب تک سوگ منائیں گے صفدر؟ سعود کے آپ کے ساتھ پاکستان نہ آنے کا؟ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مسنا، مجھے سعود کے یہاں نہ آنے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ یہی، اس دور کی اولاد کتنی ہٹ درم و خود غرض ہے۔ والدین بچوں کی طرف کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کی خاطر، ان کی آرزوؤں کی خاطر خود کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی سعود کی خاطر اس کی ہر خواہش سے سمجھوتا کیا، اپنی مسرتوں پر اس کی خواہشوں کو ترجیح دی۔ وہ بکھرے بکھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اس نے جواباً کیا دیا؟ ایک ہرجائی لڑکی کی بے وفائی نے اس کی نگاہوں میں سب کو بے وفا اور دھوکے باز بنا ڈالا ہے۔ بچہ ہے، وہ ابھی باشعور ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ بچہ ہے، بے وقوف مت بنو یار، کیوں مذاق اڑاتی ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں گویا ہوئے تھے۔ آپ آرام کریں صفدر، پریشان مت ہوں پلیز۔ جب کہیں ہم ناکام ہو رہے ہوں تو وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ کر صبر کر لینا چاہیے۔ بے شک پروردگار ہی ہر معاملے کو سلجھانے والا ہے، اور مجھے امید ہے یہ معاملہ بھی وہی حل کرے گا۔ تغرل اور مزنہ کی جانے کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے فراز صاحب کی طبیعت کا مصلحتاً کسی کو نہیں بتایا تھا۔ تغرل نے فیاض صاحب سے یہ سب شیئر کرنا بھی چاہا تو ان کو کسی وجہ سے بے حد خاموش اور پریشان دیکھ کر بتا نہ سکا تھا، اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر وارڈروب میں لٹکایا۔ اس کوٹ کی جیب میں وہی سفید لفافہ تھا جو اس کو بالکل بھی یاد نہ تھا۔ وہ باتھ روم سے نائٹ ڈریس میں باہر آیا تو مزنہ وہاں موجود تھی۔ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں اماں جان کو بتا دوں فراز کے بارے میں؟ وہ آہستگی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ نہیں مما، دادی جان برداشت نہیں کر پائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، معمولی سی بھی ٹینشن ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہی فکر مجھے بھی لاحق ہے، کسی کو بھی مت بتائیں، آپ بلا وجہ سب یہاں پریشان ہوں گے۔ لیکن کل کو شکوہ بھی ہوگا کہ ہمیں غیر سمجھا گیا، یہاں لوگوں کی عادت بھی بے حد عجیب ہے۔ مزنہ منہ بنا کر گویا ہوئی تھی، ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ مما، یہ عادت نہیں، محبت ہوتی ہے جو رشتوں کو جوڑتی ہے۔ وہ نوٹ کر رہا تھا۔ دادی جان نے جب سے پری کے پروپوزل کی بات کی تھی تب سے وہ سب سے ہی بدظن و متنفر ہو گئی تھی۔ محبت سب جانتی ہوں میں، یہاں کی محبتوں اور رشتہ داریوں کو ہم جیسے لوگ کو یہاں کے لوگ قربانی کا بکرا سمجھتے ہیں۔ پلیز مما، آپ دکھی نہ ہو، یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ میں واپس آ کر تو یہاں رہنے والی نہیں ہوں۔ اوکے مما، ہمارا گھر تیار ہو جائے گا، کنسٹرکشن بہت ہی تیز ہو رہی ہے۔ آپ کی یہ خواہش ہے تو میں اور بھی جلدی کام کرنے کا آرڈر دے دوں گا۔ ہاں کہہ دو، وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔
جی اوکے، دادی کا روم میں نے اپنے پورشن میں بنوا دیا ہے، دادی جان کو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ عادلہ اور عائزہ خالہ کے یہاں جانے کے بجائے راہیل کے گھر آ گئی تھی۔ عائزہ پہلے ہی اس کو بتا چکی تھی تو وہ آج بہت بہتر حلیے میں ان کو ملا تھا اور دل سے ویلکم کیا تھا۔ وہ اس نیم تاریخ ڈرائنگ روم میں موجود تھی جہاں دن کی روشنی میں بھی گھٹن و تاریکی تھی۔ عائزہ اس سے اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہی تھی جس میں کال نہ کرنے نہ ملنے کے گلے شکوے سر فہرست تھے۔ تم خود ہی تو کہتی ہو یار میں کال نہ کیا کروں، موقع دیکھ کر تم خود کال کرو گی، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ یہی بات تم ملنے پر کہتی ہو، خود موقع دیکھ کر ملنے آؤ گی۔ اب بتاؤ تم اس میں میری غلطی کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو بہانے ہوتے ہیں، تم مجھ سے خود ملنا نہیں چاہتے ہو۔ اگر ٹرائی کرو تو کوئی سبیل نکل سکتی ہے، مگر اب ناراض مت ہو کہ بیٹھ جانا، پھر میں نے منایا تو مائنڈ کرو گی۔ وہ بات عائزہ سے کر رہا تھا اور اس کی نگاہیں گاہے بگاہے عادلہ کے چہرے پر ٹھہر ٹھہر جاتی تھیں۔ اب بھی وہ اسی انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کے اس عامیانہ حرکت سے عادلہ کو کوفت ہو رہی تھی۔ اچھا کسی شرارت کی ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ عائزہ جھینپ کر مسکراتی ہوئی گویا ہوئی۔ چلو اب ہم خالہ کے یہاں بھی جانا ہے، اگر دیر ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، میں سنبھال لوں گی سب۔ وہ اس کی بات قطع کر کے بے فکری سے گویا ہوئی تھی۔ تمہاری سسٹر کو اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ یہ بیچاری کبھی کسی کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں گئی ہے نا، اس لیے۔ عائزہ نے عادلہ کی طرف دیکھ کر کہا، پھر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بے باکی سے ہنس پڑے تھے۔ میں یہاں تم لوگوں کی بکواس سننے نہیں آئی ہوں، بہتر یہی ہے اب یہاں سے چلنے کی کرو۔ عادلہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ آپ مائنڈ کر گئیں، سوری۔ غصہ مت ہو، میں کولڈ ڈرنک لاتا ہوں۔ راہیل کھڑا ہوتا ہوا گویا ہوا۔ اس کے انداز میں حد درجہ بے تکلفی تھی۔ صرف کولڈ ڈرنک نہیں، ساتھ کچھ سنیکس بھی لے آنا، ورنہ گھر جا کر عادلہ مجھے تمہاری کنجوسی کے طعنے دے گی۔ تم نے بتایا نہیں، میں تو بڑا دل والا ہوں۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، صرف دل ہی نہیں جیب بھی بڑی ہونی چاہیے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو عائزہ نے خفگی سے اسے دیکھا تھا اور راہیل کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ گیٹ بند کر کے آ رہی ہوں، اس نے عادلہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تم میں طاقت نہیں رہی تغرل سے مقابلہ کرنے کی۔ وہ تنہائی پاتے ہی اسے سخت شکایتی انداز میں گویا ہوئی۔ بزدلی کا طعنہ مت دو، بہت طاقت ہے میرے بازوؤں میں ابھی۔ وہ گرا کر گویا ہوا۔ پھر کیوں وہ ابھی تک زندہ پھر رہا ہے؟ چند دن انتظار کرو۔ ابھی ایک دوست کے سلسلے میں پولیس سے مجھے دور رہنا پڑ رہا ہے، یہ معاملہ حل ہوتے ہی میں سب سے پہلے اپنے راستے میں آنے والی اس دیوار کو گرا دوں گا۔ گیلری میں وہ اس کو تسلیاں دینے میں لگا ہوا تھا اور اندر کمرے میں بیٹھی عادلہ کو وہ عجیب و غریب دبی دبی سی سرگوشیاں پھر سنائی دینے لگی تھیں جو پہلے بھی اسے سنائی دی تھی، اور وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے عادلہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب بھی وہی گھٹی گھٹی آوازیں تھیں، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، خشک موسم میں بھی وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھا جہاں ہر چیز اجڑی و بے ترتیب تھی اور نیم تاریک کمرے میں سب کچھ آصف زدہ وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کو لگ رہا تھا وہ سرگوشیاں تیز ہو رہی ہیں۔ اس نے بھاگنا چاہا، نہیں بھاگ سکی، عائزہ کو پکارنا چاہا، حلق خشک ہو گیا، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ وہ گھٹی گھٹی سرگوشیاں اتنی بلند ہونے لگیں گویا ہر سمت سے وہ آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں دادی جان کا چہرہ آیا، ان کی قرأت کرتی نرم آواز سماعتوں میں گونجنے لگی۔ گویا برق سی لہر آئی اور وہ ایک دم اٹھ کر آوازوں کی سمت چل پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ساحر؟ جو تم نے سنا وہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر کیوں؟ میرے پاس جو زیورات ہیں ان کی قیمت لاکھوں ہو، تم کیا مجھ کو اتنا گیا گزرا گرا ہوا آدمی سمجھتی ہو؟ میں ان معمولی سی جولری کا کیا کروں گا ڈیئر؟ اس کے نرم لہجے میں یکدم ہی محبت کی خوشبو مہک اٹھی تھی۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے ساحر، پلیز، میں خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتی۔ پھر اس جولری پر میرا حق ہے، یہ میرے لیے ہی بنوائی گئی ہے، میں کس طرح اپنے حق کو چھوڑ دوں؟ پھر کل کو ہمارے درمیان کبھی لڑائی ہوئی تو آپ یہی تانا دیں گے میں خالی ہاتھ آئی تھی آپ کے پاس۔ وہ روانی سے بولتی چلی گئی، دوسری طرف سے ابھرنے والے بے ساختہ کہنے نے اس کو خاصا کنفیوز کر دیا اور وہ چپ ہو گئی۔ مائی گاڈ، تم مجھ سے لڑنے کی پلاننگ بھی کر چکی ہو؟ پلاننگ تو نہیں، وہ مسکرا اٹھی تھی، پھر محبت سے پہلے جھگڑا؟ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ جھگڑا وہیں ہوتا ہے جہاں پیار ہوتا ہے، آپ خود سوچیں کتنی محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آج وہ اس قدر خوش تھی کہ بات بے بات مسکرائے جا رہی تھی۔ دور بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا شدید ظلم ہے بندے پر۔ آ کر لے جائیں مجھے، میں خود آپ سے دور رہنا نہیں چاہتی ساحر۔ راستہ کلیئر ہے؟ از خود ان کے لہجے میں احتیاط درائی تھی۔ کلیئر ہے، میں نے دوا بڑی مقدار میں دودھ میں مکس کر دی تھی، یہ لوگ آج تو کیا کل بھی مشکل سے ہی اٹھیں گے۔
वो इस वक्त बेटी नहीं थी, ख्वाहिशों की हवस में लिपटी कोई बदरूह लग रही थी। वेल डन मेरी जान। बस फटाफट सड़क तक आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। वो रिसीवर रख कर तेजी से तैयार होने लगी थी। तैयार होकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि दरवाजा एक धमाके से खुला था। नशे की ज़्यादती के बायस शेरी को इर्द-गिर्द का ख़याल ही ना था, वो घर आकर उसी हालत में सो गया था। मिसेज़ आब्दी जब घर आईं तो मुलाज़िम से मालूम हुआ वो नशे में घर से गया था और चंद घंटों बाद इस हालत में लौट आया था। वो गहरा साँस लेकर उसके रूम में गई थी। वो बेड पर मदहोश पड़ा था, पाँव से जूते तक नहीं उतारे थे उसने। शेरी, मेरे बच्चे, उसकी तरफ बढ़ी थी और सीधा करना चाहा था, मगर वो 30 साल का सेहतमंद जवान था। उनके कमजोर बाजू उसके बेतरतीब पड़े बदन को करवट दिलाने में नाकाम रहते। सिर्फ उसके पाँव से शूज उतारने में कामयाब रही थी। फिर मुलाजिम की मदद से वो उसकी टाई और कोट अलहदा करके उसे आरामदेह तरीके से लिटाकर कंबल उड़ाकर नाइट बल्ब ऑन करके बाहर निकल आई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो उनके दरमियान मौजूद था, निखरा निखरा हशाश बशाश। उसको देखकर कहीं से भी महसूस ना होता था कि वो मजबूत और तरोताजा दिखाई देने वाला मर्द जब नशे की ज्यादती का शिकार होता है तो किसी शिकस्ता दीवार की मानिंद बिखर जाता है। और उसकी ये हालत माँ के दिल को ज़रबें लगाती थी। उनकी मुस्कुराती निगाहों में उसके लिए प्यार और मलाल था। क्या देख रही हैं बेगम? हमारे बेटे को नजर लगाने का इरादा है क्या? आबदी ने पोरिच खाते हुए शोखी से पूछा। मेरी नजर तो रातों दिन बाबा की नजर उतारती हैं, फिर भला मेरी नजर क्यों लगने लगी बाबा को? वो मुस्कुराकर बेटी की तरफ देखने लगी थी, जो खामोशी से जूस पी रहा था। उसके आगे न्यूज़पेपर थे। वो उसका मतलब है, आपने हमें किसी और की निगाहों का मरकज़ बनने के लिए खुली छुट्टी दे दी है। वो संजीदा हुए। आपका मतलब क्या है? वो सख्त मुतअज्जिब थीं। वो उनके अंदाज़ को ना समझ सकी थीं, जबकि शेरी ने एक बार से निगाह उठाकर बाप की तरफ एक लम्हे को शौक़ी से देखा था। वो उनकी बात समझ गया था, मगर माँ के ख़याल से मुस्कुराया ना था। मतलब बिल्कुल साफ़ है, तुम हर वक़्त अपने बेटे पर निगाह रखती हो, तुमको मेरी परवाह नहीं है। वो हनूज़ संजीदा थे। मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आपकी बातें नामालूम क्या बात कर रहे हैं। वो सर झटक कर स्लाइस पर जैम लगाने लगी। पापा क्यों मम्मा को परेशान कर रहे हैं? डायरेक्ट कह दें जो आप कहना चाहते हैं। वो सीधा बैठता हुआ गोया हुआ। जो मजा इनडायरेक्ट बात कहने में है वो डायरेक्ट कहने में कहाँ है? और आपकी मम्मा इतनी कोड़ मगज हैं कि सब समझती हूँ मैं। अब ऐसी भी आधे दिमाग की औरत नहीं हूँ जो आपकी बात समझ ना सकूं। समझ नहीं आता मर्दों के साथ ये मामला क्या होता है। जैसे जैसे ये लोग बुढ़ापे की सरहदें उबूर करने लगते हैं तो बुढ़ापा इनको जवानी के सब सबाग दिखाकर क्यों वरगलाने की कोशिश में महव रहता है। उनकी बात के जवाब में वो खासे जले कटे अंदाज में गोया हुई थी। शहरी तो खामोश रहा, जबकि आबिदी बेसाख्ता कहकहा लगा बैठे थे। ज्यादती कर रही हैं बेगम आप। तुमने वो मिसली नहीं सुनी कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता? एक्सक्यूज मी, अभी आता हूँ। उनकी नोक-झोंक जारी थी, मगर शेरी की निगाहों में एक बर्क लहराई कोई ख्याल आया था। फिर वो माजरत करता हुआ हवा के किसी तेज़ और तुंद बगुले के मानिंद लम्हे भर में डाइनिंग रूम से बिना नाश्ता किए निकल गया था। ये बाबा को क्या हुआ है? मिसेस आब्दी हैरत से गोया हुई। पता नहीं, तुम परेशान मत हो, आ जाएगा, अभी नाश्ता करो। आबिदी साहब के पुरवकार लहजे में कदरे बेपरवाही थी। ना मालूम इस लड़के को हर काम की जल्दबाजी क्यों होती है। घर से दूर रहकर हमारी परवाह ही नहीं है, जो दिल में आता है वो कर गुजरते हैं। इनके लहजे में दुख भरी शिकायत उभर आई थी। खैरियत तो है ना? आपको शहरी से क्या शिकायतें हो गई हैं? उनकी तरफ देखते हुए वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगे। आपको मालूम नहीं है शहरी ने फैयाज भाई की बेटी की तस्वीरें बनाई थी। वो उनको तफसील से हर बात बताने लगी। नाश्ते से फारिग होने के बाद मुलाजमा को टेबल साफ करने का कहकर सबाहत आदिला और आयजा के मुश्तरका रूम में आ गई थी। आयजा सोफे में धंसी बैठी सेलफोन पर मैसेज टाइप करने में मगन थी। सबाहत को उसने एक पल को उचटती निगाह से देखकर फिर मसरूफ हो गई थी। उसके अंदाज में एतमादो बेखौफी थी। सबात ने हस्बे आदत उसकी इस बेपरवाह और बेनियाजी को नजरअंदाज कर दिया था और बेड पर लेटी आदिला की तरफ बढ़ाई, जिसकी कल रात से तबीयत ठीक नहीं थी। उसने नाश्ता भी रूम में ही किया था। कैसी तबीयत है बेटा? उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। बुखार तो अब नहीं है, शायद कमजोरी के बायस उठ नहीं पा रही हो। जी मम्मी, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। आदिला की करारी आवाज में लागरपन झलक आया था। एक ही दिन में बरसों की बीमार दिखाई दे रही हो। फिक्र मत करो, मैं परी को कह आई हूँ, वो तुम्हारे लिए चिकन सूप तैयार कर रही है। फिर उन्होंने एक निगाह आयजा पर डालते हुए कहा, आयजा, मुलाजमा से कहो वो फ्रिज से सेब निकाल कर जूस बनाए। सॉरी मम्मी, मैं इस टाइम बेहद बिजी हूँ। फालतू बात मत करो, मुलाजमा से जाकर कह दो, वो खुद ले आएगी। मम्मी, मैंने कहा ना, टाइम नहीं है मेरे पास। और ये आदिला तो सदा की खाऊ पैर है, बहाने बनाकर
اس کو کھانا آتا ہے، بکواس مت کرو، تم سے اچھی تو وہ پری ہے۔ سگی بہن نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو اتنا خیال ہے عادلہ کا۔ میں اس سے کہنے گئی تو وہ پہلے ہی اس کے لیے چکن سوپ تیار کرنے میں مصروف تھی، اور ایک تم ہو جو ملازمہ کو کہنے پر بھی راضی نہیں ہو۔ خود تو کیا کرو گی؟ اس کی بدتمیزی و بے حسی پر وہ جل کر گویا ہوئی۔ پری کی مثال نہ دیں آپ، اس کی تو عادت ہے اس طرح سب کی غلامی کر کے اپنی تعریف کرانے کی، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، اور اسی دوران اس کی نگاہیں اسکرین پر اور انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ میں پوچھتی ہوں آخر تم کس سے راز و نیاز میں مصروف ہو جو میری طرف دیکھ کر بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے؟ کتنی بار سمجھایا ہے، یہ ہر وقت موبائل تمہارے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ماں کے بدلتے تیوروں نے اس کو الرٹ کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں، اور کس سے کروں گی ممی؟ کون سی فرینڈ ہے تمہاری ایسی جو ہر وقت فری رہتی ہے؟ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ منہ بسور کر گویا ہوئی۔ اس دوران عادلہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ میں تو تمہاری ہر بات پر یقین کرتی ہوں، کل بھی تم دونوں سارا دن اپنی فرینڈ کے ساتھ گزار کر آئیں، اور میں نے پوچھا وہ کون سی فرینڈ ہے جو تم کو بلاتی ہے اور خود یہاں نہیں آتی؟ پوچھا کرے نا ممی، آپ پوچھتی کیوں نہیں ہے تبھی؟ میری جان تم چپ لیٹی رہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، اور ممی کو ہم پر اعتماد ہے تو کیوں پوچھیں گی؟ عادلہ کو بولتے دیکھ کر عائزہ برق رفتاری سے اس کی طرف آئی تھی، اور لہجے کو نرم کر کے بڑی محبت سے دونوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ ممی آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے ہے، میں اپنی بچیوں پر بھروسہ نہیں کروں گی تو کس پر کروں گی؟ مگر بات میری نہیں، تمہارے پاپا اور دادی کی ہے۔ ان کو یقین کون دلائے گا؟ اور اسپیشلی تمہاری دادی، اس بڑھیا کو تو بال کی کھال نکالنے کی عادت ہے۔ اس عمر میں بھی ان کا حافظہ غضب کا ہے، مجال ہے جو کوئی بات بھول جائیں۔ میں بھول جاتی ہوں مگر وہ نہیں بھولتی ہیں۔ عائزہ کی توجہ نے ان کے موڈ کو بدل ڈالا تھا۔ ہمیں دادی کی پرواہ نہیں ہے ممی، آپ کا اعتماد ہمارے لیے کافی ہے۔ عادلہ لیٹی ہوئی بہن کے پل پل بدلتے موڈ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، وہ کس قدر بے ضمیر اور خود غرض لڑکی ہے۔ چند لمحوں قبل کس قدر اس کی آنکھوں میں اجنبیت و سرد مہری تھی۔ وہ میسج کے ذریعے راہیل سے گفتگو میں مصروف تھی، اور اس دوران اس کو صباحت کی مداخلت ذرا نہ بائی تھی، اور وہ ان کو نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اور جب اس کو عادلہ کی طرف سے راز فاش کرنے کا خطرہ ہوا تو اس کے منہ سے پھول جڑنے لگے تھے۔ رات کا نامعلوم کون سا پیر تھا، بے خبر سوئی ہوئی پری کی کچھ عجیب کھٹر پٹر کی آوازوں سے آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چہرے سے معمولی سا کمبل ہٹا کر دیکھا، کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی میں دادی اسے کارپیٹ پر بیٹھی دکھائی دی تھی۔ ابھی وہ کمبل سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دادی نے ایک نظر اس کو اس طرح دیکھا، گویا یہ تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بیدار تو نہیں ہو گئی، اور اس لمحے جو بے بسی و بے کسی ان کی بوڑھی آنکھوں میں تھی، اس کا بھرم رکھنے والے انداز نے پری جیسی بے حد حساس و گداز دل لڑکی کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ کوئی جنبش نہ کر سکی، کسی مجسمے کی مانند لیٹی رہ گئی۔ دادی چند لمحے محتاط نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد مطمئن ہو کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی خوبصورت جڑاؤ صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاندی بنی صندوقچی تھی جس پر سرخ، ہرے، جامنی اور زرد رنگوں اور کندن کا دیدہ زیب کام تھا۔ یہ صندوقچی ان کے بہترین حالات کی نشانی تھی، جس کو وہ بڑی حفاظت نفاست سے رکھتی تھیں۔ اس میں ان کی تمام قیمتی چیزیں تھیں۔ یہ کسی وقت میں قیمتی زیورات، تحفوں اور رقوم سے بھری رہتی تھی، اور جب آزمائشوں کا دور شروع ہوا تو اچھے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضرورتوں کے تحت ان سے دور ہوتی چلی گئیں، اور اب ان کے پاس ماں سوائے ایک طلائی نیکلس سیٹ کے اور کچھ دیگر معمولی سی چھوٹی موٹی چیزوں کے باقی نہ بچا تھا، جو وہ کسی کو تحائف کی صورت میں نہیں دے سکتی تھی۔ صندوقچے میں موجود ہر چیز کا انہوں نے کئی بار بغور جائزہ لیا، اور پھر مایوس ہو کر انہوں نے اس میں سے نکالا ہوا سامان واپس منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس عمل کے ساتھ ہی ان کے چہرے پر آنسو لکیروں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ میرے مالک، یہ دن بھی تیری اس گنہگار بندی کو دیکھنا تھا۔ کسی زمانے میں یہ ہاتھ صدقات و خیرات اور تحفے تحائف بانٹتے نہ تھکتے تھے، اور آج وہ اس وقت اتنی جذباتی اور شکستہ دل ہو رہی تھی کہ اپنی بڑبڑاہٹ کے تیز ہونے کا ان کو احساس بھی نہ ہوا تھا۔ جو پری دم سادے سن رہی تھی، دادی کی طرح اس کے آنسو بھی بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کڑا وقت آن پڑا ہے، میں خالی ہاتھ بیٹھی ہوں، مزنا اور طورل جا رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ اپنے بیٹا بہو پوتے پوتی کو کوئی تحفہ بھی بھیجنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ ان کی ماں، ان کی دادی ان سے پیار نہیں کرتی ہے؟ تحائف تو محبت کی نشانی ہوتے ہیں۔ مزنا اور طغرل کیا کچھ نہ لائے تھے، ہر چیز قیمتی اور خوبصورت تھی، اور میں تو ان کو معمولی سی چیز بھی دینے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ کیا کروں، کس سے کہوں؟ فیاض نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، وہ سب کے لیے تحفے لے آیا ہے۔
मगर मैं कहाँ से रकम लाऊं? फैयाज से क्या कहूँ, वो तो पहले ही कर्जों में जकड़ा हुआ है और अब भी तोहफे लाने के लिए उसने कर्ज ही लिया होगा। दादी को बुढ़ापे ने कमजोरी अता की थी। वो संदूकची को ठिकाने पर रखकर आहिस्तगी से बेड पर दराज हो गई थी। उनसे ज्यादा रोया तो नहीं गया। मलालो हसरतों के तमाम रंग अपने चेहरे पर सजाकर वो जल्द ही नींद से हम आगोश हो गई थी। मगर कंबल में मुंह छुपाए परी के आंसू बहते रहते। गहरी उदासियां उसकी रूह तक में उतरती चली गई थी। दबीज अफसुर्दगी के समुंदर में वो डूबती जा रही थी। वो कुछ किसी भी सूरत दादी जान की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। बड़ी अजियत भरी रात थी। दादी की आंखों से गिरने वाले आंसू गोया उसके दिल पर बरसते रहे थे। उस रात की सुबह बड़ी उदासियों के संग नमूदार हुई थी। फज्र की नमाज उसने दादी के साथ ही अदा की थी। परेशानियों और तंगदस्ती के एहसास ने दादी की सारी तवानाई हौसले चकनाचूर कर दिए थे। ख्वाहिशें अगर पूरी ना हो तो इंसान को बेबसी का एहसास दिलाते हैं, जिंदगी का हुस्न छीन लेती हैं, खुशियों के रंग फीके पड़ने लगते हैं। वो तो बचपन से इस दर्द का शिकार थी। दादी के इस दर्द को इससे ज्यादा कौन महसूस कर सकता था। उन्होंने बमुश्किल इशराक की नमाज अदा की थी और लेट गई थी। परी ने उन्हें बेटी के हमरा एक ख्वाब आवर गोली दी थी कि कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद सो गई थी। उनको गहरी नींद में महव देखकर परी आहिस्तगी से बेड से उठी और शॉल ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके कदम स्टोर रूम की जानिब बढ़ रहे थे, जहां ट्रंक में वो तमाम गिफ्ट्स महफूज थे, जो मसना और इशरत जहां की तरफ से उसको वक्तन फवक्तन मिलते रहते थे। वो कभी उनको इस्तेमाल नहीं करती थी। उसका दिल ही नहीं चाहता था। वो जानती थी वो गिफ्ट्स उसको खुश करने के लिए, अपनायत का इजहार करने के लिए भेजे जाते हैं। मगर वो जानती थी वो महंगे तरीन इम्पोर्टेड चीजें कभी भी उन खुशियों का नेमुल बदल साबित नहीं हो सकती जो माँ बाप ने अलहदा होकर उससे छीन ली थी। उसके एहसासात के बरक्स आदिला और आयजा बहुत बेतकल्लुफी से उसकी चीजें इस्तेमाल करने लगी थीं, जिस पर उसको कोई एतराज न था। मगर दादी जान ने उसके गिफ्ट्स अपने हाथों में ट्रंक में रखकर ताला लगाया और चाबी अपने पास रखने लगी थी। वो चाबी साथ ले आई थी और दादी के बेदार होने से कब्ल वो अपनी रात भर की सोचों को अमली जामा पहनाना चाहती थी। ये बहुत अच्छी है, तुम खामखा परेशान रही। उनसे तफसीली बात सुनकर आबिदी चाय पीते हुए इत्मीनान से गोया हुए। परेशान, मैं तो सख्त खौफजदा हो गई थी। फोन पर बात करते वक्त उनका अंदाज इतना जारहाना था, मुझे फील हो रहा था अभी फोन से निकल कर ही वो मुझ पर जूते बरसाना शुरू कर देंगी। उनके लहजे में सख्त मरूबियत थी। आबिदी मुस्कुरा उठे थे। मैं जानता हूँ उनके मिजाज को, वो बेहद उसूल पसंद और रिवायत परस्त हैं, मगर उनमें खूबी भी है कि वो मेहमान नवाज होने के अलावा दरगुजर से काम लेती हैं। बेहद शफीक व पुरखुलूस नेचर है उनकी। जी बिल्कुल, उनसे मिलकर मुझे एहसास हुआ था कि वो बेहद स्वीट हैं। शेरी को समझाओ अगली दफा वो ऐसी स्टूपिड हरकत ना करे। ऑफिस जाकर मैं शेरी की हरकत पर एक्सक्यूज कर लूंगा फैयाज से। वो उठते हुए संजीदगी से गोया हुए थे। जी बेहतर। हस्बे आदत को आबदी को कार तक छोड़ने आई थी और जब वो अंदर आई तो मुलाजिम हैरान परेशान अपनी जानिब आता हुआ मिला। अरे क्या हुआ खैरू, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? बेगम साहिबा, बाबा साहब बेहद गुस्से में हैं। क्यों, क्या हुआ? वो किसी की तस्वीर तलाश कर रहे हैं जो मिल नहीं रही है। मुलाजिम बुरी तरह घबराया हुआ था। सर्द मौसम में भी उसको पसीना आ रहा था। तस्वीरें, आओ मेरे साथ। वो गरम शाल लपेटती हुई तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी थी और शहरी के रूम में दाखिल होकर वो सकते की कैफियत का शिकार हो गई थी। ओह कम ऑन मम्मा, प्लीज परी के फोटोग्राफ ढूंढने में मेरी मदद करें, वो कहीं गुम हो गई है। बहुत परेशान लहजे में वो उनसे मुखातिब हुआ था। उसके कमरे की कोई भी शय ठिकाने पर नहीं थी। एक हफ्ते कबल ही कितने चाव से उसके आने से कबल उसका रूम डेकोरेट करवाया था, जिसे उजाड़ने में उसने घंटा भी नहीं लगाया था। वार्डरोब से तमाम कपड़े, किताबें, कुशन्स, डेकोरेशन पीसेस, हत्ता कि बेड से तकिए और मैट्रेस को भी दूर फेंक दिया गया था। कारपेट पर पांव रखने की जगह न थी और इस तमाम बखेड़े के दरमियान वो किसी मुसाफिर की तरह लुटा पिटा खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी रक्सा थी। शेरी, ये क्या हाल कर दिया है आपने रूम का? ऐसा महसूस होता है खुदा न ख्वास्ता यहाँ कोई बहुत बड़ी डकैती हुई हो। डकैती ही तो हुई है मामा, वो मुस्तरबाना लहजे में कह रहा था। परी की फोटोग्राफी की डकैती हुई है। उनसे बढ़कर और कीमती शय क्या होगी यहाँ? उसका लहजा अजीब था। मुलाजिम की मौजूदगी में मजीद बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो उसे जाने का कहकर गेट बंद होने के बाद उससे मुखातिब हुई। परी की फोटोग्राफ्स तो मैं उसकी ग्रैंड मदर को दे आई थी, फिर वो आपको यहाँ कैसे मिलेंगी? एक कॉपी मैंने आपको दी थी और एक अपने पास रखी थी। क्या? एक आपने अपने पास रखी थी, मगर क्यों?
मैं तो समझी थी आपने दोनों दे दिए हैं। वो सख्त मुताज्जुब थी। उन्होंने खामोशी से बिना देखे वो तस्वीरों वाला लिफाफा दादी जान के हाथ में दे दिया था। उन्हें चेक ना किया था। मम्मा प्लीज, इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ मैं। मुझसे कोई सवाल जवाब मत करें आप। इस खैरू के बच्चे को बुलाओ। वही यहाँ की डस्टिंग करवाता है, उसने ही मिस किए हैं। उसके अंदाज में गुस्सा बढ़ने लगा था। बाबा पहले नाश्ता तो कर लें, फिर मैं खैरू से। मुझे भूख नहीं मामा, मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए। ये गलत है बाबा, ये चीटिंग की है आपने। मैं नहीं जानती थी आपने एक सीरियल रख ली है। ये अच्छा नहीं है। आपके डैडी को मालूम हुआ तो वो भी नाराज होंगे, और परी की फैमिली भी। मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ वो फोटोग्राफ्स चाहिए। और बस, उसने बेपरवाही से कहा और तेज तेज आवाज में मुलाजिम को पुकारने लगा। जी साहब। सहमा सहमा खैरू अंदर आकर गोया हुआ। खैरू, तुमने यहाँ कोई तस्वीरों का लिफाफा देखा है क्या? शहरी के बिगड़े तेवर देखकर वो खुद इस्तफसार करने लगी थी। तस्वीरों वाला लिफाफा बेगम साहिबा, जो आपके हाथ में था कल? हाँ हाँ वही। शहरी ने कुछ कहने के लिए लफा करने चाहे तो हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का कहकर उससे मुखातिब हुई। जी वही देखा था आपने? जी हाँ बेगम साहिबा, कल आपके जाने के बाद बाबा साहब बाहर गए थे तो उनके हाथ में था। उसने डरते डरते कहा। मेरे हाथ में था? तुमने देखा था मेरे हाथ में? वो उसके करीब आकर पूछने लगा। जी जी साहब, वो लिफाफा आपने कोट की जेब में डाला था और चले गए थे। मैं उस वक्त कार के करीब ही था। अच्छा ठीक है, जाकर बाबा के लिए नाश्ता लगाओ। जी अच्छा, वो कहकर चला गया। मिसेज आब्दी ने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा। खैरू यहाँ का बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम है। वो कभी भी गलत बयानी नहीं कर सकता है। आप अच्छी तरह याद करें और मेरे ख्याल में एक बार जाकर गाड़ी में भी चेक कर लें शायद। ये अच्छा आइडिया है। वो एक जोश के आलम में आगे बढ़ा। पहले नाश्ता कर लें बाबा, ऐसा भी क्या है? सॉरी माँ, मैं अभी आता हूँ। वो हवा की तेजी से आगे बढ़ा था। मिसेज आब्दी उसकी हरकतों पर दंग थी। उसने कार का कोना कोना छान मारा, मगर नतीजा वही सिफर रहा था। नाकामी पर उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया था, और उसी लम्हे दरवाजे के बाहर पड़े गहरे स्क्रैच पर उसकी निगाह गई थी, जो आगे बोनट तक चला गया था। और वो चंद लम्हे खड़ा हैरानी से सोचता रहा। फिर किसी भूले ख्वाब की तरह उसको याद आया। जहन में धुंधले धुंधले से कुछ अक्स वाजे होते चले गए। उसे याद आया, कल जब वो मामा के जाने के बाद मदहोशी की हालत में बाहर निकला था, तो तस्वीरें उसने जेब में रख ली थी। फिर वो खुद पर कंट्रोल ना रख पाया था और कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। वो बाहर निकला था। उसने नौजवान से माजरत की थी। उसकी सूरत याद नहीं थी, लेकिन दिल ने कहा, ओ शिट, फोटोग्राफ्स उसी दौरान ही कहीं गिर गए हैं। वो दरवाजा था। उसके लिए वो दरवाजा एक धमाके से खुलना गोया सूर्य इसराफिल फूंकने के मुतरादिफ था। वो बेसाख्ता चीखती हुई बेड पर चढ़ गई थी, क्योंकि दो बिल्लियां खूंखार अंदाज में लड़ती हुई ऐन उसके दरवाजे पर गिरी थी, और उनके बोझ से दरवाजा जोरदार आवाज में वाह हुआ था। बिल्लियां उठकर भाग चुकी थीं, और वो पूरी तरह धड़कते हुए दिल को पकड़े कई लम्हों तक खुले दरवाजे को देखती रही थी। खासी देर वो उसी पोजीशन में बैठी रही। चंद लम्हों कबल जो कुछ भी हुआ वो उसे खौफ से अधमुआ कर चुका था। खौफ ने उसकी कुव्वत ही सलब कर ली थी। वो समझी थी गुलफाम आ गया है। गुलफाम आता तो फिर कुछ नहीं बचता। उसके चेहरे की स्याही कालिक बनकर उसके मुकद्दर पर छा जाती, हमेशा हमेशा के लिए। वो रानी से नौकरानी बनकर रह जाती, अपनी माँ और चची की तरह इसी बोसीदा घर में कैद हो जाती, और ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बन जाते, कभी ताबीर ना पाने के लिए। ओफो, क्या मुसीबत है ये! आज सोचे मुझे क्यों इतना जकड़ रही हैं। मुझे इनके फरेब में नहीं आना है। इन सारी जंजीरों को तोड़ कर जाना है। वो सर झटक कर उठी थी। सैंडल पहनकर चंदेरी दुपट्टे को रस्सी की तरह शाने पर डाला, और बहुत पुरसुकून अंदाज में वो कदम ब कदम उस घर से दूर होती चली गई। फिर भी उसका दिल न तड़पा था। जिस घर में उसको बेतहाशा प्यार मिला था, जहां वो अपनी मनमानी करती थी, उसको कुछ भी मलाल ना था। कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत लम्हे भर को भी उसके पांव ना डगमगा सकी थी। वो जमीन पर नहीं, गोया उसके दिलों पर पांव रखकर आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। सड़क पर साहिर कार लिए खड़ा था। उसे देखकर करीब आकर गोया हुआ। तुम आ गई? वो उसका हाथ पकड़कर चाहत से गोया हुआ। हाँ, हमेशा के लिए आ गई हूँ, सबको छोड़कर। डैडी की तबीयत कैसी है भाई? परी तमाम गिफ्ट्स लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जब लाउंज से आती तो गुरुर की परेशान कुन आवाज सुनकर ठिठक कर खिड़की से करीब ही रुक गई थी। डोंट वरी, आप परेशान मत हो। मम्मा और मैं आ रहे हैं। डॉक्टर से मैं खुद बात कर लूंगा। आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों तक वो भाई को तसल्ली और दिलासा देता रहा था। या अल्लाह, ताऊ जान को क्या हुआ है? तुगरुल की आवाज से लग रहा था वो बेहद परेशान है। उसके दिल में अजीब अजीब वसवसे जन्म लेने लगे। उसने हाथों में पकड़े गिफ्ट्स करीबी एक कॉर्नर पर रखे थे, और अंदर आ गई थी। तुगरुल भाई, ताऊ को क्या हुआ है? वो उसकी लरजती हुई आवाज सुनकर देखने लगा था। उसके ख्यालात का तसलसल टूट गया था। उसकी आंखें
सुर्ख हो रही थी, ना मालूम जब्त से थी या नींद की कमी के बायस सुर्ख और उदास आंखें, जिनमें कुछ कुछ नमी सी चमक रही थी। उसके खूबसूरत बाल बेतरतीब थे, शेव भी बड़ी हुई थी। वाइट कुर्ता सूट में उसकी हालत बहुत रंजीदा और बिखरी बिखरी सी थी। तुगरुल भाई बताएं ना प्लीज, ताऊ को क्या हुआ है? वो पहली दफा उसके करीब बैठी थी और शाने पर हाथ रखकर बोली, हाँ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ डैडी को। वो जो सबको सोता हुआ समझकर भाई को कॉल करने बैठ गया था, अब सामने परी को देखकर उसको धचका लगा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया था। झूठ मत बोलें तुगरुल भाई, मैंने सब सुन लिया है। वो किसी भी लम्हे रोने वाली थी। प्लीज बताएं ना, खामोश क्यों है? क्या हुआ है ताऊ को? मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ पारस। इस हादसे की खबर मैंने यहाँ किसी को भी नहीं दी है। डैडी बेहद दूर हैं और उसकी खबर सबको हो गई तो ये फासले दिलों पर बहुत गिरा गुजरेंगे। वो बेहद बदला हुआ था। लहजा बहुत धीमा था, गहरी संजीदगी थी उसके अंदाज में। उसकी यही संजीदगी और दिगरगू हालत उसको मुतवहिश कर रही थी। ताऊ ठीक हैं? क्या हुआ है उन्हें? कहाँ हैं वो? आंसू तेजी से उसके रुखसारों पर बहने लगे थे। तो उरुल के शाने पर रखे उसके हाथ में लर्जिश पड़ गई थी। रिलैक्स पारस, डैडी ठीक हैं। उनका मामूली नौयत का रोड एक्सीडेंट हुआ है, चंद दिन कबल वो अब बेहतर हैं। परी को बताते वक्त उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की सही की थी ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन वो एहसासात से बनी लड़की थी, दूसरों का दुख महसूस करने वाली थी। फिर ये तो उसके ताया थे जिन्होंने दिलो जान से उससे मोहब्बत की थी। फैयाज ने अब कुछ कुछ उसके सर पर दस्ते शफकत रखा था और ताऊ ने बचपन से उसको बाप की तरह मोहब्बत दी थी। उनकी तकलीफ वो अपने दिल में महसूस करने लगी थी। वो बेहतर नहीं है तुगरुल भाई, मेरा दिल कहता है वो बेहतर नहीं है। उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया था। खुद को संभालो पारस, तुम इस तरह रोती रही तो बाहर आवाज जाएगी और सबको मालूम हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। वो उसको इस तरह से रोते हुए देखकर घबरा गया था, मगर वो तो गोया समाज से आरी हो गई थी। कुछ सुनाई दे रहा था न दिखाई। उसकी निगाहें उन मनाजिर पर दौड़ रही थी जिनमें ताऊ अपनी पुरवकार शफीक शख्सियत के साथ मौजूद थे। बेशुमार मनाजिर थे जिनमें वो उसे प्यार कर रहे थे, टॉफियां दे रहे थे। वो उनकी गोद में थी तो कहीं शानों पर, कहीं आइसक्रीम खाते हुए तो कहीं फुटबॉल खेलते हुए। तेजी से मनाजिर बदल रहे थे, वो गाए बगाए आते रहते थे और हर बार ही उनकी मोहब्बत उसके लिए बड़ी हुई होती थी। पिछले साल वो आए थे, हमेशा की तरह वो उनकी आमद पर खुश और जाने पर रंजीदा थी। पारस प्लीज मत रो, तुमने ये सबको बता दिया तो मसला हो जाएगा, फैमिली में टेंशन फैल जाएगी। वो चेहरे से उसका हाथ हटाता हुआ नरमी से गोया हुआ था। तुम यहाँ सबको परेशान होता हुआ देख सकती हो। परेशान भी तो अपनों के लिए हुआ जाता है, जो परेशान होते हैं वो दुआएं भी तो करते हैं। दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है। तुगरुल भाई, वो भीगे लहजे में कह रही थी। तुम ठीक कह रही हो, मैं मानता हूँ इन बातों को, दुआ पर दवा से ज्यादा यकीन भी है मुझको। लेकिन कुछ लोग हमें इतने अजीज होते हैं कि हम उनको रत्ती भर भी दुख देना नहीं चाहते। दादी की हालत देखी है तुमने? वो किस तरह ये दुख बर्दाश्त कर सकेंगी? फैयाज अंकल को नामालूम दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। वो कमजोर से तर होते जा रहे हैं। मैं उनसे भी ये शेयर नहीं कर सकता। वहां जाकर डैडी की हालत बेहतर होते ही अंकल को इन्फॉर्म कर दूंगा। खुशियां शायद कभी एक दूसरे को करीब करने का बायस नहीं बनती हों, दुख हमेशा एक दूसरे के करीब कर देता है। कल तक वो उस शख्स की परछाई से भी नाला थी और आज वो उसके करीब बैठी थी, रो रही थी। उसका दुख उसे अपना दुख महसूस हो रहा था। उसके आंसू रुखसारों पर बह रहे थे और तूरुल के आंसुओं से दिल जल तल हो रहा था। मर्द और औरत के आंसुओं में यही फर्क होता है। वो रोना भी चाहे तो आंसू आंखों में जम जाते हैं। वादा करो मुझसे, मेरे जाने के बाद किसी को नहीं बताओगी, किसी को जरा भी महसूस नहीं होने दोगी डैडी के एक्सीडेंट के बारे में। ये किस तरह मुमकिन है? वो आंसू साफ करते हुए गोया हुई। मुमकिन है पारस, तुम उसे मुमकिन बना सकती हो। तुम डैडी के लिए दुआ कर सकती हो, तुम्हारी दुआएं उनको जिंदगी की तरफ ले आएंगी। वो खुद यहाँ आएंगे तुम्हारे पास, सबके पास, बस तुम हिम्मत से काम लेना। उसका लहजा नरम नरम गिरती फुहार के मानी था। वो उसके करीब बैठा था और उसके मलबूस से फुटती परफ्यूम की महक उसका अहाता किए हुए थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगर एहसास था तो उस दुख का जो उन दोनों का मुश्तरका था। फराज को उन दोनों से यकसा मोहब्बत थी। सबात ने आदिला की तरफ देखा था, वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसने उनकी मौजूदगी को गोया महसूस ही नहीं किया था और सबात फिक्रमंदी से उससे गोया हुई थी। आदिला, मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत बुझी बुझी सी रहती हो। कोई प्रॉब्लम है क्या मेरी जान? प्रॉब्लम? उसने चौंक कर माँ की तरफ देखा। मम्मा, आप आयजा की शादी जितनी जल्द हो सके कर दें। आयजा की शादी? तुम्हें क्यों बैठे बिठाए आयजा की शादी की फिक्र सताने लगी? क्यों, फिर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मैं चाहती हूँ उसकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए।
तुम्हारे चाहने से क्या होगा बेटा? शादी बातों से नहीं होती है, नोटों से होती है, जो तुम्हारे पापा के पास नहीं है। वो हस्बे आदत बेपरवाही से गोया हुई थी। हमेशा की तरह उन्होंने बात की गहराई को समझने की सही ना की थी कि आदिला अचानक क्यों आयजा की शादी का जिक्र कर रही है। उसका इतना संजीदा होना क्या मायने रखता है? उसकी इस बेपरवाह और गैर मोहतात तबीयत के बायस आयजा उनकी नाक के नीचे इश्क का खेल खेल रही थी, और वो एक बार इतना बड़ा धोखा खाकर भी हवासों में ना लौटी थी। आप कोशिश तो करें मम्मा। हाँ, कोशिश करूं, मुझे मालूम है फैयाज किसी तौर ना मानेंगे। उन्होंने तो अभी तक वाकिर को मंगनी की अंगूठी नहीं पहनाई है, तो वो शादी के लिए खाक पैसा देंगे? अजीब कंजूस आदमी से वास्ता पड़ा है मेरा। वो हस्बे आदत अपने दुखड़े रोने बैठ गई थी। सारी मोहब्बत और सारी दौलत वो उस मनहूस मसना पर लुटा चुके हैं। मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं है माँ, सिवाय उनकी नफरत और बेजारी के, जो बेहिसाब है मेरे लिए। पापा आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी आपको उनसे शिकायत रहती है। उनकी मोहब्बत को समझने की कोशिश तो करें आप। अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? किस किस्म की बातें कर रही हो? चलो आराम करो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अम्मा जान ने अपने आगे रखे इन गिफ्ट्स को देखा, फिर करीब बैठी परी पर गहरी निगाह डाली, जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मैं समझी तुम रात में सो रही थी, मगर तुम जाग रही थी। ये तमाम तोहफे तुम्हारी बेदारी का सबूत हैं। दादी जान, आपने मुझसे क्यों छुपाया वो सब? मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपाती। हर दुख, हर खुशी आपसे शेयर करती हूँ। उसने उनके शाने पर सर रखकर उदासी से कहा था। क्या बताऊं बेटा, छुपाने के लिए भला रखा ही क्या है मेरे पास? मगर मेरी बच्ची, ये तोहफे वापस ट्रंक में रख दो। इनको नहीं ले सकती। ये वो तोहफे हैं जो तुम्हारी माँ और नानी ने तुम्हें दिए हैं, और किसी के खुलूस से दिए गए तोहफे बांटते नहीं हैं। दादी जान, अगर आपने ये तोहफे वापस किए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये मेरी चीजें हैं, मैं किसी को भी दूं। इस पर मम्मा और नानू को क्या एतराज हो सकता है भला? फिर उनको क्या मालूम मैं उनके दिए गए तोहफों का क्या कर रही हूँ। मेरा जमीर गवारा नहीं करता परी। मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। ये अंगूठी देख रही हो ना तुम? ये भी उस इस वक्त 1-1.5 लाख से कम नहीं है। असली हीरा जड़ा है इसमें, और 2 तोले की है ये। उन्होंने पानदान से एक अंगूठी निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, ये अंगूठी फरोख्त करेंगी आप? कितनी अजीज है ये अंगूठी आपको, आप ही बताती हैं। ताऊ की पैदाइश पर दादा जान ने आपको ये गिफ्ट की थी। उसकी बात पर उनके लबों पर एक दुख भरी मुस्कुराहट दौड़ गई, आंखें भी झिलमिला सी गईं। अल्लाह मेरे फराज को सलामत रखे, वो मौजूद है, मुझे इस अंगूठी का क्या करना है? यूं ही पड़ी है, अब तो मुद्दत हुई, मैंने इसे पहनना छोड़ दिया है। अच्छा है, फरोख्त होकर किसी काम तो आएगी। ताऊ के जिक्र पर उसका चेहरा तारीक सा हुआ था। सुबह से वो उनकी सेहत याबी के लिए दुआएं कर रही थी। तुगरुल भी बेहद अपसेट था। वो और मुजना रात को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाले थे। कितना अच्छा लग रहा है आप जब ताऊ को दुआएं दे रही हैं दादी जान। आप उनके लिए दुआ करती रहा करें। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती है पगली। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। आमिरा, आसिफा, फैयाज और तुम सब लोग मेरी दुआओं में शामिल रहते हो। मगर फराज के लिए मैं खुसूसी दुआ करती हूँ। वो हम सबसे दूर है, 7 समुंदर पार। जी दादी जान, आपकी दुआएं अनमोल खजाने की मानिंद है। उसने मुश्किल से आंखों में आने वाली नमी जब्त की, और फिर दादी को वो तमाम तहाइफ लेने पर राजी कर ही लिया। बहुत दिमाग खा चुकी हो मेरा। अब जाकर मजेदार सी चाय लेकर आओ, और फैयाज को मेरे पास भेजते हुए जाओ। पापा आज जल्दी आ गए हैं? हाँ, वो रात का खाना तुगरुल और मुजना की वजह से घर में खाना चाहता है। वो वहां से निकलकर पापा को बुलाने लिविंग रूम में आई थी, और सोफे पर बड़े तिमतराक से बैठे शख्स को देखकर दम बखुद रह गई थी। तुम जब भी मिलो तो नजरें उठा कर मिला करो। मुझे पसंद है तुम्हारी आंखों में अपना आप देखना। तुम? आप? शहरयार को वहां देखकर वो हैरत जदा रह गई। उस पर मुस्तजाद उसकी इत्मीनान भरी शोखी और हठधर्म सा अंदाज उसको सरासीमा कर गया। वो गुस्से से गोया हुई। आपको जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? फैयाज अंकल के बुलावे उन्स पर यहाँ आया हूँ। वो उसकी तरफ भरपूर निगाहों से देख रहा था। उसके अंदाज में बड़ी सरखुशी थी। बात करते हुए झुककर धीमे लहजे में गोया हुआ, खैर आपस की बात है। अंकल यहाँ बुलाने के लिए मुझसे इसरार भी ना करते तो मैं खुद उनसे इसरार करता। यहाँ आने पर बेहद बेकरार रहा हूँ मैं आपको देखने के लिए। आपकी गैर दिमागी हालत पर मुझे पहले दिन ही यकीन हो गया था, और अब आपके पागलपन की तस्दीक भी हो गई है। मेरी खुशकिस्मती है डियर। उसका अंदाज अजहद रेशा खत्मी था। क्या खड़ी रहेंगी? बैठकर बातें करते हैं। आखिर ऐसी बेरुखी भी किस बात की? घर आए मेहमान से इस तरह बर्ताव किया जाता है क्या? उसके अंदाज में एकदम ही बेचारगी सी उभर आई थी। हूँ, आप पापा के मेहमान हैं, मेरे नहीं। और मेरे मेहमान आप जैसे लोग कभी हो ही नहीं सकते। उसके अंदाज में इतनी सख्ती और बेगानगी थी कि शहरयार का मुस्कुराता हुआ चेहरा संजीदा हो गया। उसने निचले होठ को दांतों में दबाया। आपको इतना भी सेंस नहीं है आप कहाँ हैं?
किस के मुतालिक क्या बात कर रहे हैं? अगर मुझे पापा का ख्याल ना होता, तो मैं आपको धक्के देकर यहाँ से निकलवा देती चंद लम्हों में। आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे सिर्फ दरख्वास्त की है कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप राज़ी नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। लम्हे भर में वो अपनी कैफ़ियत पर काबू पाकर गोया हुआ था। मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, समझे आप? लेकिन क्यों? मुझसे क्या खता हुई है ऐसी? ये बताएँगी आप? कब्ल इसके कि वो जवाबन कुछ कहती कॉरिडोर से आती सा बात उसे नज़र आई और उसको यहाँ से जाने में ही आफ़ियत दिखाई दी थी। अरे! कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात तो सुनें। उसको जाते देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। इसी अथनाह में वो किचन से लॉन में वाह होने वाले अक़वी दरवाज़े से बाहर जा चुकी थी। "ओ बेटा, आप भी अभी तक खड़े हैं? प्लीज़ बैठे ना।" सबाहत उसको खड़ा देखकर शर्मिंदा लहजे में बोली। "मैं जाऊँगा आंटी।" परी के जाने से गोया चिरागों में रोशनी ना रही थी। लम्हों में बाहर फ़िज़ा में तब्दील हो गई थी। "अरे! क्यों जाएँगे भला? अभी तो आप आए हैं, फ़ैयाज़ ने बताया आपके आने का। मैं तो बेहद खुश हो गई। आप ईज़ी होकर बैठें, मैं आपको अच्छी-सी कॉफ़ी पिलवाती हूँ।" वो हकीकतन शहरयार को अपने घर में देखकर खुश हुई थी। उनके बेहद इसरार पर उसको बैठना पड़ा, मगर परी के रवैये की वजह से उसका दिल बड़ी अजीब-सी कैफ़ियत का शिकार हो गया था। वो चाहता था उसकी मौजूदगी में परी यहीं रहे कि उसकी मौजूदगी में दिल को बहुत राहत मिलती थी। और वो पार्टी वाले दिन सबाहत का रवैया परी के साथ नोट ना करता तो आज वो परी की सर्द मेहरी की शिकायत उनसे ज़रूर करता। मगर वो जानता था वो परी की सौतेली माँ और किसी हद तक परी को पसंद नहीं करती हैं। क्या सोचने लगे बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो उसकी खामोशी देखकर इस्तफसार करने लगी। नहीं आंटी, आप मुझे इजाज़त दें तो अच्छा है। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे फ्रेंड से ज़रूरी मीटिंग करनी है। फैयाज़ तो कह रहे थे आप डिनर करेंगे हमारे साथ। दरअसल प्रोग्राम तो यही था। प्रोग्राम था नहीं, प्रोग्राम है। मैं आपको जाने नहीं दूँगी। उस पर शदीद सरशारी तारी थी, ज़मीन से उसके कदम उठ चुके थे। वो हवाओं के जोश पर उड़ी जा रही थी। आसमान रूई के नरम और मुलायम गालों की तरह उसे छूता हुआ गुज़र रहा था और वो ऊपर की तरफ उड़ती जा रही थी। "साहिर, एक बात पूछूं?" उसका चेहरा उसके शाने पर था। पूछो, एक नहीं हज़ारों।" उसकी धीमी सरगोशी उभरी थी। "मैं आकाश पर उड़ रही हूँ, बहुत बुलंदी पर हूँ, इतनी बुलंदी पर कि बादलों को पीछे छोड़ दिया मैंने। मैडम, आप ही नहीं हम भी उड़ रहे हैं आपके साथ, यानी और भी लोग हैं हमारे साथ। आंखें खोल कर देखिए, हम जहाज में हैं और जहाज उड़ रहा है।" साहिर के सरगोशियाना लहजे में शोखी सी उभर आई थी। "मैं आंखें नहीं खोलूंगी कभी भी। स्टूपिड लड़की, ये क्या बात हुई भला?" वो हंसा। "मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे ख्वाब हकीकत बन गए हैं। आंखें खोलोगी तो यकीन आएगा। नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगी।" किसी अनजाने खौफ से उसकी आवाज लरज उठी थी। कहीं ऐसा ना हो आंखें खोलने के बाद फिर ख्वाब ख्वाब ही रहें, हकीकत ना बन सके। ओके, जब तक जहाज लैंड नहीं करता तब तक तुम सोती रहो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मुझे अपनी याददाश्त पर इतना भरोसा नहीं है। वो संजीदगी से गोया हुआ। तुम सोती रहीं और मैं भूल कर चला गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या? उसने एकदम घबरा कर आंखें खोली और सीधी बैठ गई, धड़कते दिल पर हाथ रखकर। गुड आइडिया है ना नींद से बेदार करने का? साइड हंसकर गोया हुआ, जबकि रुख बदहवासी से उसे देख रही थी। क्या हुआ भई? इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? तुमने क्या कहा था अभी मुझे छोड़कर जाने के बाद? ओ कम ऑन डार्लिंग, मैं मजाक कर रहा था। तुम मुझे सारे रास्ते बोर करती आई हो। मैंने सोचा तुम्हें भी तंग किया जाए। वो उसे संजीदा देखकर मुस्कुरा कर गोया हुआ था। एक लम्हे में मेरे दिल पर बिजली गिर गई है। आइंदा मजाक में भी ऐसा मत कहना। मैं तमाम कश्तियां जलाकर तुम्हारे साथ आई हूँ। कम ऑन, मैंने कहा ना मैं मजाक कर रहा था। उसने उसके लरसते हाथ बड़ी मोहब्बत से अपने हाथों में लेकर कहा। तुम्हें छोड़ना ही होता तो यहाँ साथ क्यों लाता, ये सोचो तुम। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करके यहाँ तक चली आई हूँ। तुम्हारे यकीन को कभी मुतजलजल होने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ आंखें खोलकर मेरे साथ इस दुनिया को देखो जो हम दोनों के लिए है। सब आज सिटिंग रूम में आने से कब्ल आदिला को कह आई थी कि वो तैयार होकर आ जाए। आयजा का मूड खराब था, उसको उन्होंने कहा भी नहीं। अलबत्ता मुलाजिमा को वो बेकरी से लवाजमात लाने के लिए रकम दे आई थी। परी को कॉफी बनाने का ऑर्डर भी मुलाजिमा से भेज चुकी थी। कुछ देर बाद आदिला ट्रॉली में कॉफी और लवाजमात लिए आ गई थी। बहुत ही सुगुड़ और सलीका शुआर है मेरी बेटियां। वो रस्मी तारुफ के बाद मुस्कुरा कर गोया हुई थी। इस दौर में लड़कियां किचन में जाना पसंद नहीं करती हैं और ये दोनों बहनें हैं कि इनको नित नई डिशें बनाने से फुर्सत नहीं है। और मेरी आदिला को तो कुकिंग और बेकिंग का इतना क्रेज है कि ये तमाम चीजें खुद ही बेक की हैं उसने। मुख्तलिफ स्नैक्स से उसकी प्लेट भरते हुए कह रही थी। आदिला चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए शहरी का जायजा ले रही थी। बहुत जायका है इसके हाथ में, आप क्यों इतनी मेहनत करने देती हैं आदिला साहिबा को? आजकल गर्ल्स को अपनी हॉबीज ने फुर्सत नहीं मिलती है।
پھر جب ہر شے ریڈی میڈ ملتی ہو تو کیوں اتنی اسٹرگل کرتی ہیں؟ یہ سارے کام تو سرونٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ میری سسٹرز کو تو کچن کا راستہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، اور میں تو بالکل بھی گھر کی خواتین کا کچن میں کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ عادلہ کو اچٹتی نگاہ سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ سبات کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرح اپنے جھوٹ کو سچ کا پیران دے۔ مسز آبدی نے اس دن پری کے کھانے بے حد پسند کیے تھے۔ اس کا کچن میں کام کرنا ان کو اس کا گرویدہ کر گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی بیٹا بھی ماں کی جیسی چوائس رکھتا ہوگا، مگر خیر یہ سب ممی کی محبت ہے جو وہ ایسا کہہ رہی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے مجھے کچن سے الرجی ہے۔ یہ سب تو ہمیں دادی جان کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ پسند کرتی ہیں یہ سب۔ عادلہ کو بھی اس سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ جلد ہی وہ بے تکلفی سے کافی پی رہے تھے۔ سبات بےحد خوش تھی۔ عادلہ سے مل کر کیسا لگا آپ کو شہری بیٹا؟ بہت اچھا، وہ چونک کر گویا ہوا۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی نگاہیں عادلہ کے چہرے پر تھیں۔ میری بیٹیاں بہت خوبصورت، لائق اور حسین ہیں۔ کوئی میری بیٹیوں کو ناپسند نہیں کرتا، اور کرے بھی کیوں؟ میں نے ان کی تربیت ہی ایسی شاندار کی ہے۔ اس دن پری سے ملے تھے نا آپ؟ ان کے لیے آج میدان صاف تھا۔ وہ چھکے پر چھکے لگا رہی تھی۔ جی آنٹی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے انجان بن کے پوچھا۔ آرام کر رہی ہوگی، اور کیا کرے گی؟ کہہ کر بھی آئی تھی شہری بیٹا آیا ہے، آ کر سلام کر لو۔ مگر وہی بات، سوتیلی بیٹی ہے، میری بات کیوں ماننے لگی؟ یہ تو میری بیٹی ہے جو ایک آواز میں یہاں چلی آئی ہے، وہ کہتی ہوئی شہری کے تاثرات نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا شہری؟ ہینڈسم اینڈ گڈ لکنگ ہے نا؟ شہریار کے جانے کے بعد سبات عادلہ سے مسحور لہجے میں گویا ہوئی۔ جی ممی، بلکہ شہری تو جلدی فری ہونے والے ہیں، اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں۔ سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ وہ بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ اب تم تغرل کو بھول جاؤ اور شہری کو قابو کرنے کی صحیح کرو۔ ویسے بھی شہری تغرل سے زیادہ اسمارٹ و خوبصورت ہے۔ تغرل کے نام پر وہ منہ بنا کر گویا ہوئی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے ممی، تغرل کی طرح وہ خوبصورت نہیں ہے۔ تغرل جیسی سحر انگیزی کسی کسی مرد میں ہوتی ہے۔ اس کے مدھم لہجے میں حسرتوں کی تپش تھی۔ عادلہ، مرد کی خوبصورتی کون دیکھتا ہے بیٹا؟ مرد کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ دولت مند مرد کی بدصورتی بھی خوبروئی میں بدل جاتی ہے۔ پھر شہری تغرل جیسا وجیہ نہ صحیح، مگر دولت مند تو ہے۔ وہ باتیں کرتی لاؤنج کی سمت آ گئی تھی جہاں فیاض روم سے نکل کر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ استفسار کرنے لگے۔ میں نے تم سے کہا تھا کچھ دیر شہری کو کمپنی دو، اور تم یہاں موجود ہو۔ وہ قریب آ کر گویا ہوئے۔ شہری جا چکا ہے، میں اس کو رخصت کر کے ادھر آئی ہوں۔ اتنی جلدی کیوں چلا گیا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے کسی دوست کی کال آ گئی تھی، وہ تو اسی وقت جا رہا تھا، میں نے زبردستی روک کر خاطر مدارت کی ہے۔ آپ نے بات لینے میں اتنا ٹائم لگا دیا، معذرت کر کے گیا ہے وہ آپ سے۔ چائے ملے گی یا نہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں چائے لاتی ہوں ڈیڈی، عادلہ نے کہا اور چلی گئی۔ آپ کو بھی عادت ہے بات گھما پھرا کر کہنے کی، صاف کہہ دیں چائے پینی ہے آپ کو۔ سیدھی بات آپ کی سمجھ ہی کہاں آتی ہے؟ ان کے لہجے میں شگفتگی تھی، جبکہ سباہت کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں تو آپ کی نظر میں پہلے دن سے ہی کوڑ مغز ہوں۔ تمہارے سینس آف ہیومر کا لیول اتنا گرا ہوا کیوں ہے؟ کبھی اپنے انداز کو بدلنے کی صحیح بھی کیا کرو۔ حتی المقدور انہوں نے اپنے لہجے کو نرم ہی رکھا تھا۔ سینس آف ہیومر ان لوگوں میں زندہ رہتا ہے جن کو کوئی دل سے چاہتا ہے۔ ہر خوشی، ہر آسائش جن کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے، اور مجھے ملا ہی کیا ہے؟ ان کے لہجے میں شکوے اور شکایت کی جگہ بیزاری و حرص تھی۔ خوش رہنا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک وصف ہوتی ہے جو شاید بہت خاص لوگوں میں ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک عطیہ خداوندی ہے جو اپنے مقرب بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو فاقے کرنے کے باوجود ہر ضرورت کو ترستے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں تو میں گری ہوئی ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے بھی مجھے گرا دیں آپ۔ میں تو بہت گنہگار بندہ ہوں، میری ایسی مجال کہاں، آپ کا بس نہیں چلتا، ورنہ آپ تو… وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فیاض گہرا سانس لیتے ہوئے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ماضی کے دھند پھیلنے لگی تھی۔ اسکائی بلو بنارسی ساڑی میں نازک سی جویلری پہنے بنا میک اپ کے ہی وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کو ویسے بھی عام لڑکیوں کی طرح سجنے سنورنے کا شوق نہیں تھا۔ بالوں میں برش پھیر کر اس نے طاہرانہ نگاہ خود پر ڈالی۔ دودھیائی رنگ، ڈارک براؤن، ہیرو کی چمک لیے آنکھیں، گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ اس کی آرائش قدرت کی طرف سے تھی، تو اس کو پھر خود کو سنوارنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ برش رکھ کر آگے بڑھی تو جوس کا گلاس تھامے فیاض نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ دیر میرے پاس تو بیٹھو، میں ابھی آیا ہوں آفس سے۔ آصفہ آپی انتظار کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جانا ہے مجھے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس تم۔ اس نے بازو کے حصار میں لے کر بٹھا لیا۔ میں اماں کے پاس سے ہی آ رہا ہوں۔ آپ تو ابھی تیار بھی نہیں ہیں۔ آپا تو ابھی تیار بھی نہیں ہیں، اماں کے پاس بیٹھی اپنے سسرالیوں کے گناہ بخشوا رہی ہیں۔
गुनाह बख्शवा रही हैं, क्या मतलब है तुम्हारा फैयाज? वो हैरानी से उसकी जानिब देखती इस्तफसार कर बैठी। अरे यार, बुराइयां कर रही हैं उन लोगों की। ओ माय गॉड, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। यूं ही हंसती रहा करो, अपनी इस हंसी को कभी चिड़चिड़ाहट में तब्दील ना होने देना मसना। वो उसका हाथ अपने हाथ में दबाकर गोया हुए, उसके हर अंदाज में मोहब्बत थी। लड़ती झगड़ती चिड़चिड़ी औरत चुड़ैल लगती है मुझे। और तुम कभी, वो जज्बाती हो रहा था और उसके हाथ से जूस छलक गया। ओह! तेजी से फैलते जूस को देखकर वो फौरन खड़ी हो गई। सॉरी यार, मैंने तुम्हारी साड़ी खराब कर दी। डोंट वरी, साड़ी है, ये जिंदगी नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। उसको शर्मिंदा देखकर वो मुस्कुरा कर बोली और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। फैयाज उठकर अम्मा की तरफ चला गया। हाय हाय, ये क्या पहन कर चली आई हो बन्नो तुम? वो ऑफ वाइट रेशमी कढ़ाई वाला सूट जेबे तन किए हुए वहां गई थी, तो उसको देखते ही आसिफा ने सीने पर हाथ रख कर कहा, शादी को अभी तुम्हारे पूरे 2 माह भी नहीं हुए हैं। नई नवेली दुल्हन हो तुम, मेरे ससुराल में पहली बार जा रही हो, क्या सोचेंगे वो लोग? ऐसे मुर्दा कलर तो आजकल बेवाएं भी नहीं पहनती हैं। आसिफा की जबान की काटदार रवानी हवाओं के दोष पर थी। मसना हक्का बक्का खड़ी अपने खूबसूरत लिबास को देख रही थी। अम्मा जान खामोशी से पानदान खोले छालियां कतरने में मसरूफ थी, उनके अंदाज में बेगानगी थी। फैयाज खामोशी से बहन को गरजता देख रहा था। अरे बीबी, तुम्हारी माँ ने कुछ ढंग नहीं सिखाए, इस तरह सर झाड़ मुंह फाड़ घर से निकलते हैं? ये प्याज के से छिलके कानों में और गले में लटका कर आ गई हो, और हाथों में ये दो दो चूड़ियां क्यों हैं? तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें मनों के हिसाब से सोने के जेवरात दिए हैं, वो कहाँ छुपा रखे हैं? क्या तुम्हारी माँ ने दिखाने के लिए दिए थे? वापस कर आई हो सब कुछ। आप ही वो जेवरात मसना अम्मा जान के पास रख चुकी है। उसको आदत नहीं है भारी जेवरात पहनने की, फिर इस लिबास में क्या खराबी है? फैयाज के लहजे में अदब व लिहाज था, मगर आसिफा को पतंगे लग गए। तुम तो हिमायती लोगे, आखिर को जोरू के गुलाम जो हुए, मगर हमसे ये तवक्को मत रखना कि हम भी तुम्हारी जोरू की गुलामी करेंगे। उसको तुम अपनी पसंद से लेकर आए हो और हमने बर्दाश्त किया है। यही एहसान मानो हमारा, हम इसकी या उसके बाप की दौलत के रूप में नहीं आएंगे। वो मसना को कहर आलूद नजरों से घूरती हुई कह रही थी, कैसी बातें कर रही हैं आप ही आप? मैंने शादी अम्मा की इजाजत से की है। ना मालूम क्या हो गया है आपको, कैसे वर्ड्स यूज कर रही हैं? फैयाज खासा परेशान हो गया था उनके रवैये से। हाँ भाई, अब तो हमारी बातें भी बुरी लगेंगी। अरे आसिफा, चुप हो जाओ, क्यों कलेजा जलाती हो? आह, अब इस घर में यही होगा, लोग बेटियां रुखसत करते हैं और हमने बेटा विदा कर दिया। तुम दोनों भी जाओ यहाँ से, कोई नहीं जा रहा आसिफा के ससुराल। अम्मा ने सख्त कबीला अंदाज में कहा। सुंदर सपना मेरा था, इसमें अक्स वो तेरा था। गम की काली रात कटी, उसके बाद सवेरा था। प्यारा प्यारा मुखड़ा उसका, रूप भी उसका सुनहरा था। जज्बे दिलों के सच्चे थे, प्यार का रंग भी गहरा था। एयरपोर्ट से बाहर उनके लिए एक शानदार कार खड़ी थी। बावर्दी ड्राइवर ने बेहद अदब से उन्हें सलाम किया था और दरवाजे वाकिए थे। उनके बैठने के बाद दरवाजे बंद करके वो अपनी सीट की तरफ बढ़ गया था। कार कुशादा सड़क पर रवानी से दौड़ने लगी थी। वो पुरिश्तियाक नजरों से अरब के इन सहराई रास्तों को देख रही थी, जहां सूरज की रोशनी में रेत के जर्रात सोने के मानींद चमक रहे थे। बुलंदो बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला था। हवा बगुलों की सूरत में चल रही थी। बहुत खामोशो गर्म मौसम था। कैसा लग रहा है रूप? खासी देर बाद साहिर ने पूछा। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। उसने साहिर की तरफ देखते हुए बेहद खुशी से कहा। घर वाले याद तो नहीं आ रहे तुम्हें? उसकी तरफ देखते हुए आहिस्तगी से इस्तफसार किया। नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है। मैंने घर वालों को कुर्बान कर दिया तुम्हारी मोहब्बत में। मलाल का कोई रंग, पछतावे का कोई एहसास उसकी जात से झलकता ना था। उसे एहसास था तो सिर्फ ये कि उसने ख्वाहिशों के आकाश पर उड़ान शुरू कर दी थी। उसको अभी आगे जाना था, बहुत ऊंचाई पर, बेहद बुलंदी पर। दैट्स वेरी गुड, वो मुस्कुराता हुआ बोला। रुक महसूस कर रही थी, वो जब से कार में बैठे थे वो उससे फासला किए बैठा था। ये फासला उनके दरमियान अव्वल रोज से कायम था। निकाह के बाद भी वो उससे मोहतात अंदाज में मिलता रहा था। जरा भी उसने हक जताने की सही ना की थी। अलबत्ता वो अक्सर बेतकल्लुफी से हाथ थाम लेता, शाने पर हाथ रख देता और कभी मोहब्बत से हाथों को अपने हाथों में ले लेता था। और अब कार में बैठने के बाद वो उसके अंदाज में बहुत मोहतात रवि देख रही थी। चंद लम्हे वो उसके अंदाज को समझ ना सकी। फिर उसे ख्याल आया शायद वो ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से ऐसा कर रहा है। ये सोचते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। ये ड्राइवर तुम्हारा है? कोई शक है तुम्हें?
मगर मुझे महसूस हो रहा है वो तुम्हारा बॉस है, तुम उसके बॉस नहीं। क्या मतलब? साहिर अजहर संजीदा था। ये ड्राइवर बेचारा किसी रोबोट की तरह इधर उधर देखे बगैर गाड़ी चला रहा है, और तुम इतने मोहतात बैठे हो गोया उसके सामने तुमने मेरा हाथ भी पकड़ लिया तो गुनाह होगा। उसने भी संजीदगी से एहसासात शेयर किए थे। थैंक्स गॉड, ये शुक्र हमारी लैंग्वेज से नावाकिफ है, वरना तुमने तो मेरी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया था। वो शोक लहजे में गोया हुआ था। ऐसी भी क्या जल्दी है, हम आप आजाद हैं, कौन है जो हमें हमारी आरजुओं से दूर रख सकेगा? उसने तसल्ली दी। दिन की रोशनी रात की तारीकी में बदलने लगी थी। सफर था कि तमाम ही ना होकर दे रहा था। कई घंटों पर मोहित इस सफर में कई मर्तबा सोई और जागी थी। साहिर, ये सफर कब खत्म होगा आखिर? वो उकता कर गोया हुई थी। बस कुछ देर सब्र करो मेरी जान, मंजिल बहुत करीब है। इशरत जहां को अपने यहाँ मौजूद देखकर सफदर बेहद खुश हुए थे और उनके करीब बैठकर बातें करने लगे थे। मनाल सोफे पर बैठी ट्रॉली पर रखे कप में कॉफी निकाल रही थी। मैं बहुत खुश हूँ आंटी, आपको करीब देखकर मैं बेहद खुश हूँ। लंदन से वापसी के बाद मैं खुद को बेहद तनहा महसूस कर रहा हूँ। बहुत टूट गया हूँ मैं सऊद की नालायकी और बेहिसी से। बेटा, आप हौसला ना हारें, ऐसा वक्त भी आता है कभी कभी जिंदगी में जब इंसान खुद को तनहा महसूस करता है। हालांकि वो तन्हा होता नहीं है, सब उसके अपने मौजूद होते हैं। इशरत जहां ने उसको ममता भरे लहजे में समझाया था। अब के सऊद के बर्ताव ने सफदर को बेहद अपसेट कर दिया है। 2 माह हो गए हैं उनको वापस आए हुए, और इनकी हालत अभी तक पहले दिन जैसी है, भुला नहीं पा रहे हैं। मसना ने कॉफी सर्व करते हुए अफसुर्दा लहजे में कहा। इस अरसे में उसने एक बार भी कॉल करके ये जानने की कोशिश की कि हम पे क्या गुजर रही है, हम जिंदा भी हैं या मर गए हैं। वो गुस्से से गोया हुए। बदगोई मत करो बेटा, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। इस तरह टेंस रहकर आप खुद को बीमार कर लेंगे। क्या करूं आंटी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं किस तरह अपने इकलौते बेटे को समझाऊं, किस तरह उसे जाया होने से बचाऊं। वो खुद से उस बदवक्त लड़की की बेवफाई का बदला ले रहा है। वो सख्त मुस्तरिब व बेचैन हो रहे थे। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, मेरा रवैया सबके साथ बेहतरीन रहा है। उनकी बात पर मसना ने उनकी तरफ देखा था। उनकी आंखों में कितने शिकवे शिकायत थी। वो बेटे की बेपरवाही और बेहिसी की आग में जल रहे थे। उसकी जुदाई और तन्हाई का ख्याल उन्हें तड़पा रहा था। आज उन्हें एहसास हो रहा था औलाद जुदा हो जाए तो जिंदगी कितनी बोझल और बोझ बन जाती है। वो इस दुख को एक अरसे से झेल रही थी और सफदर जमाल आगाह होने के बावजूद भी इसका एहसास नहीं करते थे। अब मकाफाते अमल उनके साथ शुरू हुआ तो वो बच्चों की मानिंद बिलक रहे थे। वो अजीब से एहसासात का शिकार थी। उनका दुख दोहरा हो गया था। पहले वो परी के दुख में रोती थी, तो अब बेटे की जुदाई और उसकी नाकाम जिंदगी उनके लिए भी दुखों कुर्ब का बायस थी। मसना, दुख की इस घड़ी में तुमको सफदर जमाल की दिलजोई में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत परेशान है जमाल इन दिनों। उनको खामोश देखकर इशरत जहां ने रसानियत से समझाया था। मुझे ना समझाए मम्मी, मैं अपने फर्ज को बखूबी पहचानती हूँ। सफदर को इन चंद माह में एहसास हुआ है औलाद की जुदाई की अजियत का। मैं सालों से इस अजियत को सह रही हूँ। उनके अंदाज पर सफदर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। फराज साहब की तबीयत संभल रही थी। 3 दिन बाद वो होश में आए थे। डॉक्टर्स ने खुशखबरी सुनाई थी। वो अब खतरे से बाहर थे। उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तोरुल ने कॉल सुनने के बाद शुक्राने की नफल अदा किए थे। एक हफ्ते से जो उस पर रंजो मलाल, परेशानी और तफक्कुर की जो कैफियत सवार थी, वो एक हद तक कम हो गई थी। मुजना को भी बड़े बेटे तैमूर ने कॉल पर खुशखबरी दे दी थी। उनके दिल में भी कुछ सुकून दर आया था। रात को खाने पर अम्मा ने दोनों बेटियों, दामाद और उनके बच्चों को भी इनवाइट किया था। साथ साथ आयजा के ससुराल को भी दावत दी थी। रात गए तक हल्ला गुल्ला रहा था। आसिफा और आमिरा की बेटियां तितलियों की तरह तुगरुल के इर्द गिर्द मंडलाती रही थीं और वो आम अंदाज में उनसे मिलता रहा था। आदिला कोई फैसला कर चुकी थी सो वो नॉर्मल रही थी। तमाम मेहमानों के जाने के बाद वो फैयाज के पास आ गया। वो लाउंज में बैठे किसी से कॉल पर मसरूफ थे। उसको देखकर मुस्कुराई और हाथ से करीब बैठने का इशारा किया। तुगरुल बैठ गया तो वो जाने से कबल उनको डैडी की तबीयत का बताना चाहता था। शेरी बेटा, मैंने आपको डिनर पर इनवाइट किया था और आप बिना डिनर किए क्यों चले गए? मैं शाम से कॉल कर रहा हूँ, अब जाकर बात हुई है आपसे, वो नरम लहजे में पूछ रहे थे। शेरी का नाम सुनते ही उसके अंदर नागवार एहसास बेदार होने लगे। मैं अपने बेटे तुगरुल से मिलवाता आपको। वो सर झुकाए कुछ सोचते हुए तुगरुल की जानिब देखते हुए बोले। भाई की औलाद भी अपनी औलाद होती है बेटा। आफ्टर ऑल तुगरुल मुझे बेटों से बढ़कर अजीज है। ही इज नाइस मैन।
آج آپ ڈنر پر آتے تو آپ سے ملاقات ہو جاتی، کل تو ان کی فلائٹ ہے انشاءاللہ، جلدی واپسی ہوگی پھر آپ سے ملاقات کرواتا ہوں۔ شہری سے رسمی جملے ادا کرنے کے بعد موبائل ٹیبل پر رکھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ تو آپ کل جا رہے ہیں، کب تک واپسی ہوگی؟ میں جلد واپس آنا چاہوں گا انکل، لیکن مجھے پتا نہیں میں کب آؤں گا، کتنا ٹائم لگے گا میری واپسی میں۔ آپ کے پروجیکٹ انکمپلیٹ ہیں، ابھی بنگلے پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ کو ٹائم سیٹ کر کے جانا پڑے گا۔ اس کی تفکر بھری سنجیدگی انہیں کچھ احساس دے گئی اور وہ کہتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آر یو رائٹ مائی سن؟ کوئی پریشانی ہے؟ بہت الجھے الجھے لگ رہے ہیں، کیا مجھے نہیں بتائیں گے کہ کیا پرابلم ہے؟ جی انکل، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے مناسب لفظوں میں فراز صاحب کے طبیعت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ بڑے بھائی کے ایکسیڈنٹ اور اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا سن کر متفکر و آبدیدہ ہو گئے تھے۔ ڈیڈی کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ تیزی سے امپروو ہو رہے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ ڈیڈی کی ول پاور کس قدر اسٹرانگ ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں انکل۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکان کی ایک رمق ابھری تھی۔ ہوں، میں خوب جانتا ہوں بھائی جان اتنی آسانی سے شکست کھانے والے نہیں ہیں، بہت باہمت و حوصلہ مند ہے، مگر افسوس اس وقت پر ہو رہا ہے، اتنی تکلیف میں جب ان کو میری ضرورت ہے، میں ان سے اتنی دور بیٹھا ہوں۔ ان کے بھیگے لہجے میں بھائی کی بےحد محبت کی خوشبو تھی۔ تیمور بھائی اور قاسم بھی ہیں ان کے پاس، وہ کیئر کر رہے ہیں ان کی، آپ پریشان مت ہو پلیز انکل۔ اس نے ہر ممکن ان کو دلاسا دینے کی صحیح کی۔ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور میں محروم ہوں اپنا حق ادا کرنے سے۔ بھائی تو بھائی کا بازو ہوتا ہے بیٹا۔ میں بھی دوسری فلائٹ سے وہاں پہنچ رہا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں بائی چانس مجھے کوئی سیٹ مل جائے، پھر آپ کے اور بھابھی کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ٹیبل پر رکھے موبائل کو وہ اٹھاتے ہوئے گویا ہوئے۔ انکل، دادی جان کو کیا بتائیں گے؟ ان کی وجہ سے میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، دادی جان کو معلوم ہو گیا تو وہ بے حد پریشان ہو جائیں گی، جو ان کی صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں ان کو سمجھانے کی صحیح کی۔ او ہو، انہوں نے گہرا سانس لے کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ان کے چہرے پر سخت کشمکش و اضمحلال تھا۔ مجھے احساس تھا آپ کی اور دادی جان کی اٹیچمنٹ کا، اسی وجہ سے میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ اب تو وہ بہتر ہیں، آپ فون پر ان سے بات کر لیں، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ پھر میرے جانے کے بعد میرا تمام کام آپ کی ہی ذمہ داری ہوگا، آپ ہی لک آفٹر کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو مجھے یہ ذمہ داری لینی ہی پڑے گی۔ خود پر قابو پانے کے لیے ان کو کچھ ٹائم لگا۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپتھپا کر اسے سمجھانے لگے۔ پریشان مت ہونا بیٹا، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، بھائی جان جلد ہی تندرست ہو جائیں گے اور خود یہاں آئیں گے انشاءاللہ، میری دعا ہے۔ بہت ساری باتیں ان کے درمیان ہوئی تھی، وقت گزر رہا تھا اور یہ اس کی یہاں آخری رات تھی۔ وہ یہ رات اپنوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، جس کا ابتدائی حصہ دوسروں کے سنگ گزر چکا تھا، اور اب اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ وہ اس رات کو یادگار بنانا چاہتا تھا، جن میں سر فہرست ایک ہستی سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی۔ فیاض صاحب، جو اس کے دوست بھی تھے اور چچا بھی، جن سے اس کو ایک دلی لگاؤ تھا، حد درجہ انسیت تھی، ان سے گفتگو کر کے وہ دوسری ہستی دادی جان کی طرف چل پڑا تھا۔ بیگم صاحبہ، صاحب کھانا نہیں کھائیں گے، انکار کر رہے ہیں، ملازم نے مسز آبدی سے آ کر کہا۔ اوکے تم جاؤ۔ ہینڈ لوشن کا مساج کرتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکی تھی۔ تردد کے کچھ رنگ ان کے چہرے پر بکھرے تھے، جو قریب کھڑے آبدی صاحب نے نوٹ کیے تھے۔ کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ بال برش کرتے ہوئے استفسار کرنے لگے تھے۔ بابا کا ایٹیٹیوڈ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے کسی کام میں ذمہ داری ہے، نہ وہ احساس جو بچوں کو اپنے گھر سے اپنے والدین سے ہوتا ہے، ایسا خاص لگاؤ نہیں ہے ان کو ہم سے۔ ان کے انداز میں گہرا دکھ تھا۔ بد دلی سے انہوں نے لوشن ٹیبل پر رکھا تھا۔ آبدی غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ کیا ڈارلنگ، کیوں اتنا ڈپریس ہوتی ہو؟ شہری نے ڈنر سے انکار کیا ہے تو اس کو بھوک نہیں ہوگی، ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سمجھایا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے، دل سے لگانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ۔ تمہیں پہلے ہی ہارٹ پرابلم ہے، ڈاکٹر نے ٹینشن فری رہنے کی ایڈوائز کی ہے۔ ٹینشن نہ لوں آپ جی، ایسا کون بے وقوف ہوگا جو یہ چاہے گا فکروں کی سانپ اسے ڈستے رہیں۔ وسوسوں اور وہموں کے آسیب سے سبھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں جو خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں۔ ٹینشن ہمیں حالات دیتے ہیں، یا وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی فکر اور پرواہ کرتے ہیں، وہ اضطرابی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ ایک عرصہ ہم سے گھر سے اور ماحول سے دور رہا ہے، ہم سے دور رہ کر اس نے آزاد اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے۔ یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے شہری کو ٹائم لگے گا، اور تب تک آپ بھی عادی ہو جائیں گی اس ماحول کی۔
जो शहरी की वजह से आप फील कर रही हैं। जी, मेरी वजह से आप भी डिस्टर्ब हो गए हैं। आब्दी को फिक्रमंद देखकर मिसेज आब्दी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पार्टी में जाने की देर हो रही है, जाएं आप। मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें, प्लीज। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र होती है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं, अपनी दोनों बेटियों और इकलौते बेटे शहरयार की भी। मैं इतनी फिक्र नहीं करता जिस कदर मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो उन्हें सीने से लगाते हुए जज्बाती अंदाज में कह रहे थे। आई नो आब्दी, मुझे मालूम है और यकीन है आहिस्ता आहिस्ता शहरी भी संभल जाएगा। आप जाएं, ये बिजनेस मीटिंग है। आब्दी की मोहब्बत ने उन्हें पुरसुकून कर दिया था। रात गए तक वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे थे। वो खूबसूरत नखलिस्तान था। आसमान साफ था, हवा खुश्क और फिजा में हबस की कैफियत थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे, जिनमें खजूर के दरख्त नुमाया थे, और उन दरख्तों के दरमियान में बना महल नुमा घर दिखाई देने लगा था। बेहद खूबसूरत घर देखकर वो खुशी से बोली, ओ मेरे खुदाया, ये इतना खूबसूरत महल नुमा घर तुम्हारा है साहिब? अब अपना ही समझो, वो मुस्कुरा कर गोया हुआ। ओह रियली? मैं तो कभी ख्वाब में ऐसा शानदार घर नहीं देख सकती थी। दूर से इतना खूबसूरत लग रहा है तो अंदर से नामालूम किस कदर हसीन होगा। वो शीशे से चेहरा टिकाए देखते हुए कह रही थी। अभी गाड़ी इस महलनुमा इमारत से दूर थी, एक अजीब बात हुई। साहिर ने दोनों खिड़कियों के साइड में मौजूद रेशमियों भारी पर्दों को रिबन से आजाद करके बराबर खिड़कियों के शीशों को ढांप दिया था। एक पर्दा ऐसा ही उनकी और ड्राइवर की सीट के दरमियान भी आयल हो चुका था, और बैक मिरर पर भी वो चार दीवारी के दरमियान थे। ये ये पर्दादारी क्यों भला? उसने नासमझ अंदाज में साहिर की तरफ देखा था। घबराओ मत, मेरे डैड हिजाब को पसंद करते हैं। वो तुम्हारा इस तरह आम से लिबास और बिना हिजाब सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तुम ये मुझे बता देते पाकिस्तान में ही, मैं वहीं से हिजाब ले लेती। तुमने मुझे बिल्कुल ही डरा दिया था। मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। उसने चेहरा उसके बाजू से टिकाते हुए लर्जा लहजे में कहा, क्या बात है रू, आजकल तुमको जरा जरा सी बात पर डर बहुत लगने लगा है। पहले तो तुम ऐसी ना थी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम साहिब, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन अब शायद मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही हूँ। शायद घर वालों से पहली बार मैं इतनी दूर हुई हूँ। इसी वजह से एक अनजाना खौफ मुझे गिरफ्त में लिए हुए है। सीधे बैठते हुए उसने दिली कैफियत बयान की थी। साहिर ने जवाबन कोई लफ्ज ना कहा। वो आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर खामोश हो गया था। गाड़ी में लाइट रोशन थी। एसी की कूलिंग बढ़ चुकी थी। उनके दरमियान अजीब सी खामोशी थी। गाड़ी धीमी रफ्तार से रवां दवां थी। किन रास्तों से गुजर रहे थे वो लोग कुछ मालूम ना था। दबीज पर्दों ने हर मंजर हड़प कर लिया था। साहिर, साहिर, ये गाड़ी कब रुकेगी आखिर? उसने उकताकर आंखें बंद किए साहिर को शाना हिलाकर इस्तफसार किया। 10 मिनट बाद हम महल में दाखिल हो चुके हैं। वो आंखें खोलकर संभल कर उठता हुआ गोया हुआ। हूँ, ऐसे महल का फायदा क्या जिसे देखने के लिए भी आंखें तरसें। अपने डैड को बता देना, मैं हिजाब लगाकर महल का गोशा गोशा देखूंगी। उसी पल गाड़ी रुकी थी। कमरे में धुआं फैला हुआ था। सिगरेट के जले हुए कई टुकड़े एश-ट्रे, टेबल और कारपेट पर बिखरे हुए थे। टेबल लैंप की रोशनी में नीम अंधेरे कमरे में अजीब सी वहशत फैली हुई थी। वो बेड पर नीम दराज था। होठों में दबा जलता हुआ सिगरेट अभी भी था। एक खाली बोतल उसके करीब ही पड़ी थी और वो बड़बड़ा रहा था। परी, क्यों खफा रहती हो मुझसे? मैं तो तुम्हारी खातिर तुम्हारे घर गया था, तुम्हें देखने, तुमसे मिलने, और तुम किस कद्र स्टोन हार्ट हो। मुझसे कहती हो तुम्हारे दोस्त मेरे जैसे नहीं है। तुमको अगर अपने बाप की इज्जत का ख्याल ना होता तो तुम मुझको धक्के देकर अपने घर से निकाल देती। वो इस्तेराबी अंदाज में गहरे गहरे सांस ले रहा था। तुम मुझे घर से निकालने की बात करती हो, और मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करने गया था। कितनी चाह से गया था मैं, और तुमने कितनी नफरत से मुझको धुतकारा है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हारा गुस्सा ही तो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी खबी का ही तो मैं दीवाना हूँ। शहरी, मिसेस आब्दी डोर खोलकर अंदर आई। धुएं और स्मेल ने उनका इस्तकबाल किया था। आगे बढ़कर स्विच ऑन किए थे। नीम तारीख कमरा एकदम रोशन हो गया। शिट मामा, प्लीज लाइट्स ऑफ करें, बैड फील हो रहा है। उसने आंखों पर बाजू रखते हुए बुलंद आवाज में कहा था। माय गॉड, इतनी सिगरेट्स पी हैं आपने, और ये ड्रिंक भी? वो परेशानी से सिगरेट के टुकड़ों और बोतल को देखकर गोया हुई थी। आखिर तुम चाहते क्या हो शहरी? क्या हुआ मामा, इतना हाइपर क्यों हो रही हैं आप? ये सब क्या है? जब से ऑफिस से आए हैं कमरे में बंद होकर ये क्या हरकतें कर रहे हैं? डिनर भी नहीं किया है आपने? वो उसके करीब बैठकर गोया हुई थी। आपको आदत नहीं है मेरी, मेरा यही लाइफ स्टाइल है।
मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारने का आदी हूँ। आप बार-बार मेरे रूम में एंटर होकर मुझे डिस्टर्ब मत किया करें। उसने उठकर सिगरेट एशट्रे में रगड़ा और तुंद लहजे में उनसे मुखातिब हुआ। वो दुःख और तअस्सुफ़ से उसकी तरफ देखती रह गई। मैं आपके रूम में आने का हक नहीं रखती शेरी। दिस इज़ नॉट आई मीन आप गलत मत समझे मामा। वो ढीले अंदाज में सोफ़े पर बैठते हुए गोया हुआ। मैं चाहता हूँ आप यहाँ आकर मुझे गिल्ट ना किया करें। मुझे ये सब अच्छा फ़ील नहीं होता। आप जानती हैं मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मैं आपको शर्मिंदा करना क्यों चाहूँगी बेटा? बड़ी मोहब्बत से मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। आप मेरे इकलौते बेटे हैं। आप में मेरी जान है। मैं भला आपको गिल्ट क्यों करूँगी? उसके गुस्से पर उनकी ममता हावी हो गई थी। वो शफ़क़त से गोया हुई। मेरी मोहब्बत में आप क्या कर सकती हैं? वो किसी ख़याल के आते ही उनसे ख़ास लहजे में गोया हुआ था। क्या चाहते हैं आप ये बताएँ? वो मुस्कुराईं। सोच लें मामा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आपके लिए, अगर आप जीत ना सकी तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी मेरे लिए। उसका अंदाज़ बेहद अजीब था। मिसेज़ आब्दी का दिल दहल कर रह गया था। खुदा ना ख़्वास्ता ये कैसी बातें कर रहे हैं आप शेरी? मैं सच कह रहा हूँ मामा, अगर आप इस चैलेंज में कामयाब ना हुई, तो मैं कभी वापस ना आने के लिए अमेरिका चला जाऊँगा। मेरा तो दिल हौले जा रहा है, बीपी शूट होने लगा है मेरा। ये कैसी बातें हैं? अभी आए आपको दिन ही कितने हुए हैं, जो ऐसी मनहूस बातें करने लगे हैं आप? उनकी आवाज़ में तकलीफ़ महसूस करके उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा था। और उनको ज़र्द चेहरे के साथ पसीना-पसीना देखकर वो घबरा कर आगे बढ़ा। अरे! आप तो बहुत तकलीफ़ में हैं, क्या हुआ मामा? मुझे मेरे रूम में ले चलो, टैबलेट लेनी होगी मुझे जल्दी से। वो उसका सहारा लेकर चलना चाहती थी और वो जो बहुत अक्खड़ और खुदगर्ज़ बना हुआ था, अचानक बिगड़ने वाली उनकी तबीयत देखकर शदीद परेशान हो गया था। उसने उनके कमज़ोर वजूद को बाजुओं में उठा लिया था। हमें फ़ौरन अस्पताल जाना होगा मामा, वो कमरे से निकलते हुए बोला। नहीं, टैबलेट लेकर मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी, तुम फ़िक्र मत करो, कभी-कभी मेरा बीपी शूट कर जाता है, ठीक हो जाऊँगी अभी। उनके इसरार पर वो उनको कमरे में ले आया था और मुलाज़िम भी साथ था। उसने ही दवा दराज़ से निकाल कर दी थी। टैबलेट खाने के बाद वो कुछ देर में ही बेखबर सो गई थी। बरकत, मामा की ऐसी हालत कब से है? उसने बाहर निकलकर पुराने मुलाज़िम से दरियाफ़्त किया था। 1 साल पहले बेगम साहिबा को दिल का दौरा पड़ा था, तब से ही। ओह! इतनी बड़ी बात मुझे मामा और डैडी ने नहीं बताई है। उसने हाथों से सर थाम लिया था। अरे भई, बहुत खुश हो आज तुम और मम्मी आब्दी अंकल का बेटा कोई खजाना दे गया है तुम्हें, जो शाम से तुम्हारे दाँत ही अंदर नहीं हो रहे हैं। पागलों की तरह हँसे जा रही हो। आयज़ा ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी, अपने चेहरे का जायज़ा लेते हुए तंज से बोली, कभी कोई बात बगैर तंज के भी कर लिया करो। आदिला, मुझे तुम्हारी तरह बात बेबात हा 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 ही ही पसंद नहीं है। मैं संजीदा हूँ और संजीदगी में बहुत वक़ार होता है। तुम संजीदा नहीं रंजीदा लगती हो मुझे। तुम ना खुश रहती हो और ना ही दूसरों को खुश देखने का हौसला है तुम में। आदिला आईने में उसको देखते हुए कह रही थी, अच्छा, पहले अपनी खुशी से मेरा तारुफ तो करवाओ, जो मैं भी खुश हो जाऊं और तुम्हें बताऊं मुझ में हौसला है या नहीं। उसको मुस्कुराते देखकर आदिला उसके करीब बैठकर गर्मजोशी से बोली, आब्दी अंकल का बेटा अमेरिका पलट है, बहुत डैशिंग, स्मार्ट और चार्मिंग है। ना मालूम कितनी लड़कियां मरती होंगी उस पर। वो तो परी पर मर मिटा है, मम्मी बता रही थी ना, पार्टी वाले दिन उसने परी की तस्वीरें ली थी। उसके आगे पीछे घूमता रहा था, वो तो मम्मी ने ही परी को वहां से घर भेजा था, वरना बस बस चुप रहो। सब मालूम है मुझे, वो तो पुरानी बात थी ना, जब उसने मुझे देखा नहीं था। आज उसने देखा और देखता रह गया। वो मुझे आदिला खुशी से सरशार थी। बहुत खूब, कहीं उसने तुम्हें दुनिया का 8वां अजूबा तो नहीं समझ लिया? आयज़ा बेहद संजीदा थी, मगर उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। शट अप, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी आयज़ा, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे पर्सनल बात की जाए, बहुत बेवकूफ हो तुम। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। आयज़ा गुनगुनाने लगी थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो रही थी। साहिर के चेहरे के तासुरात तेजी से बदल रहे थे। वो मुस्तैद होकर बैठ गया था, गोया किसी बहुत बरगज़ीदा हस्ती से उसकी मुलाकात होने वाली है। अज़हद मरहूबियत और ताबेदारी के तासुरात थे उसके चेहरे पर, जिसका असर रुख पर भी पड़ा था। उसने गले में पड़े मफलर को तेजी से सर पर सेट करना शुरू कर दिया था। वो मफलर जिसकी चौड़ाई एक बालिश भी ना थी, किसी पट्टी के मानिंद सर के दरमियानी हिस्से पर ही फिट हुआ था। साहिर, तुम्हारे डैड तो मुझे बहुत बारोबो गुस्सावर लग रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, गुस्सावर सिर्फ वो मेरे लिए हैं, तुमको तो बहुत मोहब्बत से रखेंगे। वो लड़कियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम कुछ भी कहो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे डर है, मेरा पहला इंप्रेशन ही उन पर बुरा पड़ेगा और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। साहिर की शोक मुस्कुराहट उसको इस वक्त जहर लग रही थी। मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ से सीधा डैड के रूम में जाऊंगा। तब तक तुम ड्रेसअप होकर रेडी हो जाना। डिनर पर मैं तुमको डैड से मिलवाऊंगा।
बहुत अच्छी तरह से तैयार होना, बल्कि दुल्हन बनना। अब तो मिलन रुत आई है, फासले मिटाने का वक्त आन पहुंचा है। साहिर के लहजे में अजीब सी तपिश थी, उससे निगाहें ना उठाई गईं। चेहरे पर हया की शफक फैलती गई और सफर खत्म हुआ, गाड़ी रुक चुकी थी। शुक्र है ये तवील तरीन सफर खत्म हुआ, वो आसूदगी से बोली। खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा हयाते नौ का सफर। ड्राइवर ने गेट वाह किया तो दोनों बाहर निकल आए थे। ये भी एक कवर्ड पार्किंग लॉट था। वहां एक सियाह फार्म औरत खड़ी थी जो मुस्कुराती हुई उसकी जानिब आई। इशारे से उसे सलाम किया, झुककर उसके हाथ थामे और बोसे दिए थे। उसके हाथों की पुश्त पर उसके अंदाज में बेहद इज्जत और एहतराम था। पहले ही कदम पर इतनी इज्जत और तौकीर पाने पर वो फूलों न समा रही थी। लम्हे भर में वो तसव्वुर की दुनिया सजा बैठी थी, जहाँ शाही लिबास में सर पर बेशकीमत ताज रखे हुक्मरानी की सबसे ऊंचे तख्त पर वो विराजमान थी। रुक रुक रुक, साहिर की आवाज पर वो हड़बड़ाकर हवासों में आई। ये मुलाजमा है, तुम्हें मेरे रूम में ले जाएगी। वहां तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। अगर कोई चीज रह गई हो तो तुम कह देना, मिल जाएगी। अब तुम तैयार हो जाओ, खाना रूम में ही खा लेना। तुम्हारे बगैर मैं तनहा खाना नहीं खाऊंगी, वो लाड से बोली। रुख देखो, मैं बिजनेस के चक्कर में उमूमन बाहर रहता हूँ, तो तुमको अभी से इन तमाम बातों की आदत डालनी है। ठीक है, मगर अब मैं तुम्हें तनहा बाहर ज्यादा जाने नहीं दूंगी, उसने हक जताते हुए कहा और मुलाजमा के हमरा आगे बढ़ गई। और वो जहां जहां से गुजर रही थी वहां की तजीनो आराइश से मरूब हो रही थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था, मौसम सर्द था। एक ऐसी उदासी हर सू फैली थी जो दिल को अजीब से दर्द से आशना करती है, जिसकी मौजूदगी का सबब हजारहा कोशिशों के बावजूद मालूम नहीं होता, मगर दर्द महसूस होता है। वो भी हमेशा की तरह इस वहशत भरी तन्हाई को महसूस कर रही थी। वो हर साल इस मौसम का इंतजार करती थी। ये सर्द, खामोश और उदास मौसम उसको अपने जैसा लगता था, तन्हा, बेकल और रूठा रूठा सा, अपनी दुनिया में गुम, अपनी वहशत भरी उदासियों में मगन, या किसी ऐसे दोस्त की तलाश के रंग भरे, या फिर उसके साथ चल पड़े और कहे, तुम मेरे जैसे हो, आओ इस तन्हाई को हम शेयर करते हैं, खुश रहते हैं। इतना क्यों सोचती हो पारस, कोई नई दुनिया दरियाफ्त करने का इरादा है? कब से खड़ा मैं तुमको देख रहा हूँ और तुम अपनी दुनिया में मगन हो, क्या सोचती रहती हो, पता तो चले। दादी की तरफ जाता हुआ तुगरुल टेरिस पर खड़ा परी को देखकर रुक गया था। वो गरम शॉल ओढ़े बाहर लॉन में देख रही थी, जहाँ इस सर्द मौसम में ठंडी हवाओं के सिवा इर्द गिर्द फैली ठिठुरती हुई सी चांदनी थी और गहरा सुकून और सन्नाटा था। और वो गोया इस दुनिया में नहीं थी, सोचों के घोड़ों पर सवार ना मालूम किस जहाँ की सैर कर रही थी। उसके शॉल सर से ढलक चुकी थी, बाल हवा से बिखर रहे थे, मगर उसको होश ना था। पारस, कम ऑन, ये हवा तुमको नुकसान पहुंचा देगी। सब कंबलों में आराम कर रहे हैं और देखो, कोई परिंदा भी यहाँ नहीं है। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो, इतनी सर्दी में खड़े होकर? उसकी आवाज पर चौंक कर उसने फुर्ती से सर पर शॉल ली थी। आप जाएं, क्यों आए हैं यहाँ? वो तुर्श लहजे में बोली। मुझे मेरी दुनिया में मगन रहने दें। मुझे यहाँ सुकून मिलता है। ये सुकून है? सब अपने कमरों में गर्म बिस्तरों में दुबके हुए हैं और तुम यहाँ इस सर्द मौसम में किसी भटकती हुई रूह के मानिंद बेचैन फिर रही हो। ये तो सरासर खुदकुशी है पारस, उसके लहजे में हमदर्दी थी। वो आगे बढ़ाया था। तुगरुल भाई, आप जाएं यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको मुझसे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। वो बिला वजह से उससे उलझ रही थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। वो इस वक्त उसे कॉम्प्रोमाइज के मूड में था। कैसी बातें? मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, मुझे तुमसे कुछ कहना है और वो तुम्हें सुनना होगा। तो उरुल के लहजे में सख्ती उभरने लगी थी। मेरा बहुत तमाशा बन चुका है आपकी वजह से, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर चंद दिन मैंने आपसे अपनायत से बात कर ली है तो वो सब ताऊ जान की तबीयत की वजह से था। वो उस जानिब रुक करके सर्द महरी से कह रही थी। आप इस खुशफहमी में मुब्तला मत हो जाइएगा कि मैं भी कुछ स्टूपिड लड़कियों की तरह आपके इश्क में मुब्तला हो गई हूँ। तो कान खोल कर सुन लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मुजना का उसको बहू बनाने से इनकार, दादी जान के आंसू और बेबसी, तड़प कब से उसके अंदर आग बनकर भड़क रही थी, और इस भड़कती आग के शोलों का शिकार बेकसूर तुगरुल बना था। मुझे मालूम है ऐसा नहीं है, तुम मेरे इश्क में मुब्तला नहीं हो, मगर ये गारंटी नहीं है कभी मुब्तला नहीं होगी। वो सीने पर हाथ बांध कर दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला। हूँ, मुंह धो रखिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। एनीवेज, मैं यहाँ तुमसे कोई अहदो पैमा करने नहीं आया हूँ। चलकर मेरी बात सुनो जो अहम है। उसने आगे बढ़कर उसका बाजू थामा और घसीटता हुआ ले गया।